हाँ जी, तो सभी छात्र जो मुझे सुन पा रहे हैं, हमने पहले बात की है इसमें भारत की स्थलाकृति में हमने हिमालय कर लिए थे, पर्वत कर लिए, मैदान कर लिए, तटीय मैदान भी कर लिए और मुख्य मैदान और द्वीप भी हो गए। आखिरी स्थलाकृति की इकाई चल रही है, इसको भी हमने लगभग खत्म कर लिया, नीलगिरी तक तो पहुंच ही गए। ठीक है। पश्चिमी घाट सह्याद्री हमने आपको होमवर्क दिया था। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर क्या है? ठीक है, और फिर से बताना चाह रहा हूँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मतलब पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान नहीं होता है, वो कंफ्यूजन नहीं करना है। बहुत से छात्र जो मीन्स भी देकर आते हैं, वापस लौटने के बाद एहसास होता है कि गलती हम कर रहे हैं, तो इसलिए बार बार इसके लिए आपको सचेत कर रहा हूं। उसके अलावा अभी हम थोड़ा सा चर्चा दक्षिणी जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी भी बात करने वाले। तो ऑनलाइन छात्र जरा ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे, तब तक जो कल हमने होमवर्क दिया था उस पर बात कर लें। ये क्या है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इनमें अंतर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पहली चीज, अगर इनकी तुलना की जाए तो ये दोनों जो है हमारे प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी और पूर्वी सिरा है, जो उनकी सीमांकन है वो ये हो सकता है। अभिषेक धन्यवाद क्लियर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। साकिब धन्यवाद, सागर थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। तो अब हम यहां पर हैं, तो पहली चीज तो तुलनात्मक रूप से सीमांकन कर रहे हैं, किसका? हमारे प्रायद्वीपीय पठार का सीमांकन यहां पर हो रहा है। लेकिन सीमांकन जो हो रहा है वो इस तरह का हो रहा है कि ये वाला इस आकृति का है, ठीक है, और ये वाला किस आकृति का है? तो इसमें क्या है, ये एक कगार के रूप में, ये क्या है? एक कगार के रूप में है, और यहां पर क्या है? यहां पर हमारा अरब सागर एक कगार के रूप में है। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से का क्या हुआ था? धसान हो गया। ये अगर मैं देखूं तो ये तो मैंने ऐसे बनाए हैं, बल्कि मुझे इनको गोलाकार बनाना चाहिए। ये है पुरातन या कैम्ब्रियन पूर्व, कैम्ब्रियन पूर्व के वलित पर्वत। और ये क्या है? ये भ्रंशोत्थ पर्वत के कगार। तो ये भाषा में भी आना चाहिए, ठीक है सभी लोग। तो ये हो गया हमारे पास ये। तो गौरव ने लिखा है आर्कियन वलित पर्वत, ये तो उत्पत्ति के हिसाब से हुआ, इसको हम जानते हैं। तो ये पहला बिंदु मेरे ख्याल से सभी लोगों को क्लास पे जो हमने पढ़ा है उससे आना चाहिए ये। अब कुछ लोग ये भी लिख देते हैं कि एक पश्चिम में एक पूर्व में, ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ। जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिम में है और पूर्व में पूर्व में, ठीक है। सर, I asked a question yesterday. That question is not useful for GS exam. मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछा था मधुसूदन, कुछ पूछा था, उसका जवाब हमने दे दिया था, और हमने कहा था कि वो क्वेश्चन पहले हो चुका है, इसलिए कहा था। ऐसा ना करो कि आपका अब जवाब नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या वो यूजफुल नहीं था। इतना देशभक्ति वाला इमोशनल ब्लैकमेल ना करो मधुसूदन, जितना करोगे वो दिखाई दे जाता है। तो जो भी ये प्रश्न पूछेंगे, अगर इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो इसका मतलब वो यूजफुल नहीं था क्या? अरे भाई, उसका प्रश्न का उत्तर क्लास में हो चुका है, इसलिए हो। तो ये पश्चिम में हो गया, वो पूर्व में हो गया। पश्चिम में पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? उसकी स्थल आकृति की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये निरंतर है, एक कंटिन्यूअस, जिसे हम कहते हैं ना कंटिन्यूअस है, तो ये कहीं पे बाधित नहीं है, ये एक ही सतत रूप में पाए जाते हैं। ये क्या है? ये खंडित है। ये क्या है? खंडित है, क्योंकि पुराने हैं तो इनका अपर्दन और अपक्षय हो चुका है। किसने किया? खासकर
नदियों ने इन्हें काट दिया, नदियों ने इन्हें काट दिया। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं तो यहां पर यह भी आ सकता है कि यहां पर इस तरफ मंद ढाल, इस तरफ तीव्र ढाल। इसमें क्या है, दोनों तरफ मंद है, दोनों तरफ मंद ढाल। ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद और क्या बिंदु, ये तो हमने स्ट्रक्चरल किया। और क्या बिंदु आपने लिखे, हाथ खड़ा कर देंगे। यहां पर भी जो छात्र लिखना चाहते हो लिख दीजिएगा, बेकार में इमोशनल ब्लैकमेल वाले मैसेज मत करिए। तो सीधी बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो खुशबू कह रही है सर थोड़ा तेज बोलिए। तो सभी छात्र, मैंने ऑडियो वीडियो इसीलिए क्लास के पहले ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऑडियो वीडियो कर दें। हाँ जी, ये अभिषेक शर्मा, इस बैच में इंडियन ज्योग्राफी की रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, दोबारा करनी है। अभिषेक शर्मा, आप 11वीं क्लास में अचानक प्रकट हुए, ये पहली क्लास में जवाब दे दिया गया है। अगर आपका जवाब ना दो तो आप लोग बदतमीजी करते हो, इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। प्लीज पीछे की क्लास देखिए, मत करिए। हर रोज यही जवाब देना होता है। वेस्ट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ईस्ट की अरोयाकोंडा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, वेस्ट की, मुझे ये गौरव से ही मेरा प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां पे मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं। ठीक है, अनाईमुडी किस पर्वत में है? नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई में। तो क्या वो पश्चिमी घाट में आएगी गौरव? गौरव कहाँ हो आप बताइए। जब हमने यही कह दिया कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी में मिल गए, नीलगिरी में तो भाई सबसे ऊंची डोडा बेटा है, उसके नीचे आती है अनाईमुडी, तो अन्नामलाई में। तो गौरव अब बताओ, पॉइंट तो लिख दिए, कहां से रटे? कोचिंग के ही तो रटे हो। आप खुद ही बताइए, जो शिक्षक जैसे चल रहे हैं वैसे है नहीं, तो उसको जबरदस्ती वो करेगा, रट के बैठा हुआ है या कहीं से सुन लिया। और सबसे बड़ी बात, हम कोई किताब भी नहीं पढ़ते। जब हम किताब नहीं पढ़ते हैं तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट गलत हैं तो वो सही भी नहीं हो पाते, सही भी नहीं हो पाते। तो जो आपकी सामान्य भूगोल की किताबें, पारंपरिक रूप से जो भूगोल की किताबें जो लिखी गई हैं, पारंपरिक रूप की भूगोल की किताबें कहते हैं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी सह्याद्री की कलसुबाई है। ऐसा लिखा हुआ पारंपरिक, उसमें क्या लिखा हुआ है? कलसुबाई, ऐसा लिखा हुआ। अब कोचिंग वालों ने और दिमाग लगाया कुछ ना कुछ करने के लिए, यहाँ पे जोड़ने के लिए, कुछ तो ऐसा चमत्कार करें। लेकिन ये तो नीलगिरी में मिलते हैं, तो नीलगिरी की डोडा बेटा है, तो उन्होंने कहा कलसुबाई नहीं, डोडा बेटा है। चलो डोडा बेटा। अब एक ने और, कोचिंग वाले ने दिमाग लगाया, जब चल ही रहे हैं तो डोडा बेटा से और आगे आ जाते हैं। तो पहले तो मुझे बताइए कि दक्षिण के जो तीनों पहाड़ियां हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डोमम, क्या वो भ्रंशन से बनी थी? वो तो भ्रंशन से बनी नहीं। तो क्या वो पश्चिमी घाट है? वो तो पश्चिमी घाट है ही नहीं। वो तो जब हमने देखा था, जब भारत की प्लेट यूं टकराई तो उसका दक्षिणी छोर उठ गया था, तो उसे तो सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। बट फिर भी अगर आप अपनी कल्पनाशीलता से पहुंच भी गए कि सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई ना करके आप नीचे आना चाहते हैं, तो आपको नीलगिरी पे तो रुकना पड़ेगा, नीलगिरी पे तो रुकना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों से आग्रह है, किताबें, मानक किताबें पढ़ी। तो मेरे पास एक व्यक्ति आए, उन्हें अपनी एटलस बेचनी थी। तो उन्होंने कहा कि देखो, दुनिया में जो है कहा जाता है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है, क्या है? अकोनकागुआ है। लेकिन अकोनकागुआ नहीं है, वो दूसरे वाली जो कई बार आप देखते हैं और मुझे बताते हैं कि सर ये वाली चोटी। तो मैंने कहा सुनो यार, भूगोल का शिक्षक इसको चेक करने वाला है, पेपर को, जो भूगोल की किताबें हैं उन्हीं में रहेंगे ना। बोला नहीं, लेटेस्ट सर्वे हुआ है। मैंने कहा तुमने किया था? बोला नहीं, मैं भूगोल पढ़ता हूँ ना, मैं भूगोल में मास्टर्स कर रहा हूँ और मैंने पीएचडी किया है, ये वो। मैंने कहा मैं भी तो पढ़ रहा हूँ जेएनयू में, तो हम ये मजाक क्यों करें? बट कोचिंग में कुछ ना कुछ हमें चमत्कार करके दिखाना है। अब जब मैं पढ़ता हूँ, अब जब मैं पढ़ाता हूँ, तो बच्चे कहते हैं सर वो एटलस में लिखा हो उसकी ऊंचाई ज्यादा है। उसी शिक्षक ने या उसी किताब छापने वाले ने किया था, उसी टाइम मैं कहता हूँ गूगल देख लो, गूगल में वो गलत हो जाता है। तो ये सारी चीजें, चमत्कार को नमस्कार वाली चीजें छोड़िए। आपकी किताबों में बहुत ही स्टैंडर्ड चीजें लिखी हुई हैं, और अगर आपको लेना भी है तो उनके हिसाब से चलिए। और यही जो हमारी सोच है रटे रटाए की,
तो उससे थोड़ा सा आगे निकलना है। तो जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची महेंद्रगिरी आती है। अगर आप देखेंगे महेंद्रगिरी आती, लेकिन अब बहुत से लोगों ने उसको अरोया कोंडा कहना शुरू कर दिया है कि भाई नया मिला है अरोया कोंडा, जो रखना है कर लीजिए। बट वो आने से पहले हमारे पास और बहुत सी चीजें हैं ना, और बहुत सी चीजें हैं। अगर मुझे ऊंचाई की बात करनी हो, मुझे अगर ऊंचाई की बात करनी है, तो तीसरा बिंदु मैं यहां पे डालूंगा, उत्तर से दक्षिण जाने की ओर ऊंचाई में बढ़ती, यानी पश्चिमी घाट का जो उत्तरी हिस्सा है वो कम ऊंचाई का है, और जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ जाती है। इसका उल्टा होता है यहां पर, उत्तर से दक्षिण आने में, दक्षिण की ओर ऊंचाई यहां पे बढ़ रही थी, यहां पर घटती। तो इसका मतलब पश्चिमी घाट के दक्षिणी पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचे और पूर्वी घाट के उत्तरी पूर्वी घाट ज्यादा ऊंचे। वहीं महेंद्र गढ़ भी है और महेंद्रगिरी भी है, और बीच में आपके आंध्र प्रदेश में अरवया कोंडा भी आएगा। ठीक है। अब देखो रानी कुमारी, और पहले सब लोगों को आग्रह किया, इसका ध्यान रखिएगा, वेस्ट में पारंपरिक हार्बर ज्यादा मिलते हैं, प्राकृतिक हार्बर ज्यादा मिलते हैं। रानी बेटिया रिक्वेस्ट किया थोड़ा तो शिक्षक का मान रखो, वो तो मैदान हो गया ना, पश्चिमी तट हो गया, तट पे मिलते हैं। इस पे कहां पोर्ट बनाओगी बेटी, एयरपोर्ट बनाओगी, यहां से हवाई जहाज उड़ाना है, हेलीकॉप्टर उड़ाना है। तो ऐसा करने के बाद, सोचने के बाद शिक्षक ने स्टार्ट में ही कहा कि ये गलती मत करना, कि यहां पर क्या है, पश्चिम में निमग्न तट चौड़ा है, गौरव मिश्रा बता रहा है। क्या लूं, इसकी बात बता रहा है, पश्चिम में निमग्न तट चौड़ा है। गौरव मिश्रा का सभी लोग बताइए, गौरव मिश्रा को यही फीडबैक देते हैं क्लास में, होता है ना सर मेरा आंसर कौन चेक करेगा। तो बच्चों ये बताइए, पश्चिमी घाट की बात हो रही है, पश्चिमी घाट के बाद तटीय मैदान आते हैं, तटीय मैदान के बाद निमग्न तट आता है। तो क्या गौरव मिश्रा का उत्तर मान्य है कि पश्चिम का निमग्न तट, बात पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, इसका अंतर बताना है, ये किसका बता रहा है ये। तो ये बहुत से छात्र जो मुख्य परीक्षा में गलती करते हैं, उनका मतलब ये होता है कि प्रश्न का मतलब जो आता है बोल दो। शिक्षक भी ऐसा करते हैं, जितना रटे हो सारा बोल दो, छात्र इतना चमक जाना चाहिए कि हमको बहुत कुछ आता है। क्यों, निमग्न तट की तो बात ही नहीं है भाई। निमग्न तट तो तट रेखा, तट रेखा के बाद समुद्र के नीचे की कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो एक बिटिया रानी ने क्या किया, पोर्ट बनाने शुरू किए जब बिंदु नहीं आते हैं। तो इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी पॉइंट्स यू राइट, जितने ज्यादा बिंदु लिखोगे वो नंबर नहीं है, सही बिंदु के नंबर हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। ऐसे बहुत से छात्र, उन्हें पता भी नहीं चला क्यों वो कभी भी मेंस पास नहीं कर पाए। मैं तो हर बार लिखता था, 10 पॉइंट लिखता था, 20 पॉइंट लिखता था, जो मुझे आता था वो लिख देता था। ऐसा नहीं है। तो ये यहां पर निमग्न तट का बिंदु यहां नहीं आएगा। जब आपको तटरेखा की, तटीय मैदान की तुलना है, हो सकता है उसमें आ भी जाए। ठीक है। तो उत्तर और दक्षिण की ओर की ऊंचाई हो गई तीसरा। के बाद अब हम चौथे पे हैं। तो ये हमने स्थल आकृति की बात की है ऊंचाई में। यहीं पर आप चाहें तो, अगर आपको यहां पर लिखना है, कौन सी चोटी हमने बताई, कलसूबाई है, कलसूबाई, त्रिंबकेश्वर, और क्या है, महाबलेश्वर। और अगर आपको लेना है डोडा बेटा, इसकी प्रमुख चोटियां, इसकी क्या है, प्रमुख चोटी। यहां पर महेंद्रगिरी और अरोया कोंडा इसकी प्रमुख चोटियां हैं। ईस्टर्न घाट में रेड सॉइल है और वेस्टर्न घाट में लेटराइट सॉइल है। ये ऋतिक है, ये भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मृदा किससे बनती है, नदियों से। तो जो ईस्टर्न घाट है, घाट तो ऊंचा है ना, घाट तो पहाड़ी है,
इन पे तो मृदा की कोई मतलब नहीं है, या इन पे मृदा आएगी? इनमें काली मृदा क्यों होगी ईस्टर्न घाट में, या लाल मृदा क्यों होगी उसमें, पश्चिम में काली मृदा क्यों होगी? अब मुझे बताओ, पश्चिमी घाट का कर्नाटक का हिस्सा है, कर्नाटक का हिस्सा में काली मृदा क्यों होगी? कर्नाटक में आपका चिकमगलुरु और ये जितने भी हमारे बाबा बुडान और कर्नाटक का पठार है, वहां पर जो मृदा होगी वो तो लाल होगी। महाराष्ट्र में काली होगी, महाराष्ट्र में काली होगी कि नहीं होगी? अब हम पूर्वी घाट पर आते हैं, तो पूर्वी घाट भी जब हम उनकी बात कर रहे हैं तो किस प्रकार की होगी? तो वही हम कह रहे हैं कि हमारे पास जब मुख्य बिंदु इतने सारे हैं, तो हमें जबरदस्ती वाले जिनमें डिबेट हो सकता है उन बिंदु को अवॉइड करें कि नहीं करें? तो ये हो गया हमारा तीसरा। तीसरे के बाद जब हम आते हैं इसमें चौथे में, जलवायु। जलवायु, यहां की जलवायु क्या है? तो ये जलवायु जो है, ये जो हमारे हमारे मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून में पर्वतीय बाधा का काम करता है कि नहीं करता है? करता है। डन। पर्वतीय बाधा का ये करता है क्या? नहीं करता है। ये उत्तर पूर्वी मानसून के रास्ते में आता है, पर सीमित बाधा उत्पन्न करता है, बहुत ज्यादा नहीं करता है। सीमित बाधा क्यों? पहली बात तो ऊंचाई कम है, दूसरी बात बीच में गैप्स हैं। बीच में क्या है? गैप्स हैं। हो जाएगा। डन या नहीं? खुशबू सर थोड़ा बड़ा लिखिए। खुशबू ये होमवर्क है आपका, आप करके आई होंगी, मैं तो आपका होमवर्क चेक कर रहा हूं। वरना कहते हैं सर आंसर कहां भेजें, आपका आंसर चेक हो रहा है, आप इसमें छोटा बड़ा ही कर रही हैं। तो एक काम करिए, सुनिए, बोर्ड पे देखने की कोई वो नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून में पर्वतीय बाधा, तो यहां पर क्या होता है? ये वाला क्षेत्र क्या है? वर्षा क्षेत्र। और ये वाला क्षेत्र क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र। डन। ऐसे यहां पर नहीं होता, ये बहुत ज्यादा ऐसे कारगर नहीं है। तो 4 बिंदु तो ये हो गए। अब 4 बिंदु हो गए, यहाँ पे बहुत सारी वर्षा हो रही है। तो पांचवा जो है, अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें, पांचवा में अत्यधिक वर्षा से यहां पर क्या होता है? निक्षालन या लीचिंग। लीचिंग याद है? वो प्रक्रिया जिसमें सतह के जितने भी लवण हैं वो सब घुल के कहां चले जाएंगे? नीचे। जहां अधिक वर्षा का क्षेत्र होता है तो वहां पर ये होता है, तो अधिक निक्षालन यहां पर हो रहा है, और निक्षालन की वजह से यहां पर क्या होता है? लेटराइट का निर्माण होता है। किसका? लेटराइट क्या होता है? किसकी खदान है? बॉक्साइट का निर्माण हो रहा है। ठीक है। उसके बाद यहां पर बहुत ज्यादा वर्षा, अत्यधिक वर्षा से, अत्यधिक वर्षा और उष्ण उष्ण अवस्था की वजह से यहां पर क्या होते हैं? वनस्पति व जी, उष्ण भी है, उपोष्ण भी है। तो बहुत ज्यादा वनस्पति और जीव हो जाते हैं, और यहां अपनी जैव विविधता के लिए मशहूर है। जैव विविधता हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट है, जो कि पूर्वी घाट नहीं है। कम वर्षा, लेटराइट निर्माण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। छठे में क्या है? यहां भी है, सापेक्षिक रूप से कम।
ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए कम वो नहीं है। और मुझे लगता है कि इनका जो है, इनका दोहन भी ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि छोटी पहाड़ियां हैं, लोग उनकी कटाई करते हैं, खनन करते हैं, तो ये भी हो जाता है। डन। डन हो गए। गौरव, तुम बहुत ज्यादा बेटा कोचिंग से रटते हो, कोचिंग के रटने से थोड़ा आगे निकलो, आपके लिए राय है। हो गए। तो हमने किस किस से जोड़ा? हमने पहले स्थल आकृति ली, सिर्फ भूगोल दिमाग में रखा है, स्थल आकृति रखी, फिर उसके जलवायु में गए, जलवायु से वनस्पति और मृदा भी आ गया, वनस्पति और मृदा भी आ गया। अगर मुझे इसका जलमंडल देखना हो, मुझे लगता है कि पश्चिमी घाट जल में नदी और जलप्रपात के स्रोत हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे पर्वतीय वर्षा होती है, तो जो इनका जो शीर्ष है, यहां से नदियों की उत्पत्ति होगी, वर्षा वाली ही है। ऐसा नहीं है कि वो 12 मासी नदियां हैं, रेनफेड रिवर्स हैं, यहीं पे उनकी उत्पत्ति होती है, इन्हीं क्षेत्रों में। और जब वो नीचे गिरती हैं तो जलप्रपात भी, जलप्रपात के उत्पत्ति क्षेत्र। तो यहाँ नदियां, और खासकर पश्चिम में बहने वाली नदियां तो बहुत ही तीव्र गति, तीव्र ढाल पे चल रही हैं, तो नदियों का उद्गम से बनते हैं ये। लेकिन क्या पूर्वी घाट भी नदियों का उद्गम है? वहां से कोई नदी ऐसी उभरती तो दिखती नहीं है। पश्चिम में ही ज्यादा वर्षा होती तो बह के जाती है। तो क्या मैं कह सकता हूं नदी व जलप्रपात के उद्गम क्षेत्र? नदी व उद्गम क्षेत्र, ठीक है। वर्षा जनित सतही प्रवाह, ठीक है। तो जो कोंकण का तट है, कोंकण के तट पे बहुत से प्रसिद्ध जो है वो पर्यटन के लिए मशहूर जलप्रपात हैं, लोग जाते हैं। यहीं आपने दूध सागर नाम का सुना, जोग फाल सुना, ये सब कहाँ आएंगे? पश्चिमी तटों पर आएंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की उत्पत्ति ये महाबलेश्वर के पास, गोदावरी की उत्पत्ति त्र्यंबकेश्वर के पास, ये भी पश्चिमी घाट से है। अगर हम नीचे कावेरी के पास चले जाएं तो कावेरी नदी की उत्पत्ति कहाँ है? ताल कावेरी, वो भी वहीं पे पश्चिमी घाट में। पश्चिम में बहने वाली तो सारी नदियों की उत्पत्ति यहीं पर है, नर्मदा और तापी को छोड़ दिया जाए तो, है ना। तो हम उसको वो कर सकते हैं। डन। तो ये हो गया आपके लिए कुछ चीजें, आपको ये भी बता दी। तो ऐसा नदी का स्रोत तो नहीं है, नदी के मार्ग में आते हैं, स्रोत नहीं है ये। 6 तक हो गए। अब ये सब तो हुए यहाँ के भूगोल, भौतिक भूगोल की दशाएं, ये ऐसी ही थी। 8वें में इसका मानवीय उपयोग, मानवीय दोहन कैसे हुआ है। तो यहां पश्चिमी घाट में मानवीय दोहन कैसे हुआ है? तो यहां पे पर्यटन, पर्यटन स्थल बने, जैसे महाबलेश्वर क्या है? पर्यटन स्थल, ठीक है। डन। पर्यटन स्थल बने। दूसरा, पर्यटन स्थल पश्चिमी घाट में बहुत सारे बने हुए हैं। उसके बाद यहां पर क्या किया, क्योंकि ये ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर क्षेत्र हैं, तो यहां पर बहुत ज्यादा फसलें हो नहीं सकती। तो ऋतिक, जो आप कर रहे हैं ना, अभी आपने सॉइल किया फिर उसी पे रुके हुए हैं, अपनी बात को जस्टिफाई मत करो। अब कुछ नया आ गया तो उसको सीख लो ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सीमित जानकारी है, अपना बिंदु दिया, उनके बिंदु में अगर कोई त्रुटि है, थोड़ी देर बाद फिर उसी बिंदु को दूसरे रूप में, बेटा और बहुत सारी चीजें आ गई। अगर आपका ग्लास भरा होगा, ये बोतल भरी हुई है, कुछ और डाल सकता हूं मैं? नहीं डाल सकता हूं। तो ऋतिक का ग्लास भरा हुआ, उसको जो आता है वो वही वाला, उसी को बार बार घुमाया जा रहा है। यहाँ पे सोचिए हम 8वें बिंदु पर आ गए, 8 के 8 लिख लेगा तो ज्यादा बेहतर होगा कि नहीं होगा? 8 के 8 आपका तुलना भी हो जाएगी। अब सर इसमें क्या करेंगे? तो ये तो मानव पे, इसी के मैं 5 पॉइंट बना सकता हूँ। 8वें के पर्यटन को 1 पॉइंट बनाऊंगा, ठीक है।
दूसरा पॉइंट मैं यहां पर जल विद्युत बना दूंगा, जल विद्युत, ये एक पॉइंट बनाऊंगा। तीसरा यहां पर क्योंकि ऊंचाई पर है और बहुत ज्यादा मैदानी तो क्षेत्र है नहीं, तो यहां पर क्या होती है, बागानी फसलें होती है, बागानी फसल प्लांटेशन कहते हैं, ये यहां पर हो रहे हैं, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, और इनमें जो गैप है, इनमें जो गैप है वहां पर विकास परियोजना, सड़क गई है, नहर गई है, उस तरह से। तो जो यहाँ पे दर्रे हैं, दर्रों में हमने क्या बनाया, सड़क या रेल मार्ग बनाया। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है मानवीय दोहन का। मानवीय दोहन को मैं बहुत आगे ले जा सकता हूं, पर मैं इसको बढ़ाना नहीं चाह रहा हूं। जीएस का छात्र है, मानवीय दोहन अलग अलग तरह से हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, पर्यटन स्थल है यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पे जल विद्युत है, बागानी फसल है, दर्रा सड़क ये निर्माण हुए हैं। और अगर कर्नाटक पठार में जाऊं तो कर्नाटक का जो पठार है वहां पे तो खनन भी होगा, क्योंकि वहां पर लोहा है, कुदरे मुख, खनन होगा कि नहीं होगा, तो खनन भी हो रहा है। अब बात यह है कि हमने पूरा पढ़ा हुआ है तो हम उन चीजों को जोड़ते चले जा रहे हैं, तो ये उत्तर तो बहुत लंबा हो जाएगा, उत्तर तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अपने काम की चीजें। और फिर वो ये मार्क्स देगा, वो जब हमें मार्क्स देगा तो मेरा कोई भी बिंदु हल्के वाला तो नहीं है। वो बिंदु बना रहा है कि इसमें जो है क्या कहते हैं, इसमें अनाय मूडी है, उसमें क्या है, उसमें दूसरी चीज कोंडा है। वही गौरव थोड़ी देर पहले क्या, ये कापी लगती है, यहाँ पे कापी कुछ नहीं होता, कॉफी होती है ना। अभी हमने क्या कहा, बागानी फसलें, कॉफी है, चाय भी है, रबड़ भी है, नारियल भी है। ठीक है, ये इस क्षेत्र में होगा। और सारे मसाले भी आने लगेंगे, नीलगिरी की तरफ आ गए, तो हम वो सारी चीजें कर रहे कि नहीं कर रहे। लेकिन ये क्या रट के बैठा है, क्योंकि इसको कोचिंग में नोट्स लिखे, कापी उगती है यहाँ पे। कौन सी कापी उगती है, परीक्षा में लिखने वाली कापी उगती है, परीक्षा पत्र की कापी उगती है। तो कॉपी लगा रहा है मेरा भाई, तो बहुत सारी चीजें लगती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक अवसर है आपके पास। देखिए, अपने बहुत से लोगों ने शायद बेसिक एनसीईआरटी की हो, किसी ने एसएससी की हो, किसी ने दरोगा की हो। अब जब यूपीएससी की बात कर रहे हैं, आपका शिक्षक एक मानक चीज आपको बता रहा है, वर्षों के अनुभव, आपने अगर अपना होमवर्क किया तो उसको हम सही गलत भी कर सकते हैं। आप अपने में ही सीमित हैं, अवसर का कुछ तो लाभ लेंगे। यहां पर ऐसा बहुत ज्यादा विकास नहीं। सो पूर्वी घाट, ऐसा तो नहीं जल विद्युत के लिए यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। पर्यटन स्थल नहीं हो रहा है, तो सीमित कृषि के लिए, सीमित कृषि या पर्यटन में यूज हो रहा है, पर उस तरह से बागानी फसलें वो सारी यहां नहीं हो रही। डन। आकाश अनंत ये भी काफी जानते, पूर्वी घाट में चंदन के वन मिलते हैं, पूर्वी में मिलते हैं, पश्चिमी में नहीं मिलते हैं। ऐसा क्या है पूर्वी में कि चंदन के वन मिल रहे हैं, ऐसा क्या है कि पूर्वी घाट में चंदन के वन पूर्वी में मिले। कहां से पड़ा था, एक तो वीरप्पन था, ठीक है, दूसरा आपका झुकेगा नहीं चल रहा है लाइफ में, और वो भी चंदन नहीं, वो रेड सैंडर से है ना, रेड सैंडर। तो ये हमारे घाटों में ये है ही निश्चित रूप में। जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे वन, वनस्पति, वन्य जीव भी है, वन्य जीव भी है कि नहीं, दोनों तरफ वन्य जीव होंगे, तो वो हो जाएगा। जी सर, ये ना बुकलेट में लिखा हुआ है, इसीलिए तो कह रहा हूं बुकलेट से आगे तो बढ़ो। अभी किसी ने लिखा कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम लिखी हुई है, बुकलेट में लिखी हुई, तो मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आकाश आनंद, आपकी मर्जी है, बुकलेट से पढ़ रहे हैं, आपके पास शिक्षक है, लाइव बता रहा है, और ये भी दिखाता है शिक्षक आपकी चैट भी पढ़ता है। इतना तो आदर करो, अगर शिक्षक चैट पढ़ता है तो कुछ तो सीखने की रखो, नहीं तो आकाश आनंद तुम्हारे नाम से ही बंद कर देते हैं, चैट का क्या फायदा। ठीक है, तो लकड़ियां जो हैं ये दक्षिण में जब हम वनस्पति करेंगे तो हम पूरे के पूरे उसकी वनस्पति करने वाले। हाँ जी, तो बिल्कुल यहां पर यह है कि यहां पर अवसर है आपके पास, अर्जुन द्विवेदी जी, आपका भी अवसर है कि थोड़ा ज्ञान को खोलने का मौका है, थोड़ा ज्ञान को खोलने का मौका है। जो चीज आपने किताब में पढ़ी, जो चीज आप सीमित पढ़े हुए हैं, मेरे साथ उस चीज को खोलिए तो सही, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो 8वां बिंदु जो है इसको और बढ़ाया जा सकता है,
क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मानव भूगोल आपने नहीं किया, वनस्पति नहीं की है, मृदा नहीं की है, तो मैं इस बेस पे चाह रहा हूं कि इतना तो होना चाहिए। ठीक है, यहीं पर हमने दर्रों की बात की है, तो कौन कौन से दर्रे हैं जल्दी बताइए। तो ये हमारा पश्चिमी घाट मान लूं मैं इसको, ये हमारा पश्चिमी घाट है, इसको बल्कि और छोटा। ये क्या है, तापी नदी है ना। यहां क्या आ गया, ये हिस्सा नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डोमम, और इधर क्या है, पल्लनी। तो यहां पर है मुंबई, क्या है ये, मुंबई। मुंबई से नासिक, मुंबई से नासिक में एक दर्रा है, इसको क्या कहते हैं, मुंबई, और ये क्या है, नासिक, और मुंबई से पुणे, दर्रा नंबर 1 और दर्रा नंबर 2। एक है थाल घाट, 2 है भोर घाट, थाल घाट और भोर घाट। ठीक है, उसके बाद आ गए हम नीलगिरी, नीलगिरी में आ गए, इस सारे के सारे हिस्से को हम क्या कहते हैं, सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, दक्षिण पर्वतीय परिसर, दक्षिण पर्वतीय परिसर। डन। अब नीलगिरी, जल्दी से अपना तमिलनाडु का मानचित्र देखेंगे, भौतिक मानचित्र देखेंगे। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में रंग जो है थोड़ा हल्का हो जाएगा, भौतिक मानचित्र रंग हल्का हो गया कि नहीं, ऊपर भी पहाड़ नीचे भी पहाड़, बीच में गैप है, गैप क्या लिखा हुआ है, पाल घाट है या नहीं है, नीलगिरी अन्नामलाई के बीच में, पहले नीलगिरी देखें फिर अन्नामलाई, और बीच में मिलेगा पाल घाट, बीच में क्या मिला, पाल घाट। कर दूं इसको 3 नंबर, पाल घाट लिखा है या नहीं लिखा है, कौन सी एटलस में लिखा है, ये कौन सी है, खानसर वाली में लिखा हुआ है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में, हाँ, और इस ये कौन सी एटलस है, ऑक्सफोर्ड में भी है, दोनों में। ठीक है, अब इसके नीचे, और नीलगिरी और अन्नामलाई का जो आपका पाल घाट है, इसको जरा राजनीतिक मानचित्र में देखेंगे, उसी क्षेत्र को, तो केरल का कौन सा बड़ा पोर्ट आता है, अगर मुझे कोयम्बटूर में हूं, कोयम्बटूर दिखाई दे रहा है, जल्दी से ढूंढिए तमिलनाडु का शहर कोयम्बटूर, ऐसे नहीं कहीं पे भी ढूंढने लगेंगे, जहां आपका घाट था उसी क्षेत्र के पास ढूंढेंगे, घाट जहां पर था। बिटिया आप श्रीलंका की तरफ क्यों ढूंढ रही हो, घाट कहां पे था, अब सोचो, घाट दिखाया, घाट के बाद जो है हम श्रीलंका चले गए, घाट भौतिक मानचित्र में तो भाई राजनीतिक में भी तो होगा ना, फिर वहां से फिर उन्होंने सड़क निकाली, तो कोयम्बटूर से निकले और कोचीन की तरफ आइए, कोचीन कहां पर है, कोचीन कहां पे है बिटिया, तमिलनाडु में नहीं, केरल के तट पर कोचीन है, वहीं पर होगा, उसी अक्षांश पे, लगभग उसी अक्षांश पे। तो आपको कोची आना है तो कोची चले जाए, तो क्या है, पलक्कड़ से रेलवे लाइन डाल दी गई है, आप क्रॉस करिए, ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, और दक्षिण में जब जाएंगे तो तिरुवनंतपुरम दिखाई दे रहा है, तिरुवनंतपुरम कौन से राज्य में, केरल में, केरल में, और तमिलनाडु का राज्य है, और तमिलनाडु का शहर है मदुरई, मदुरई, वहीं पर, बड़ा शहर है, छोटा शहर नहीं है, सड़कों का जंक्शन बनेगा, सब कुछ होगा। मदुरई से जब हमें तिरुवनंतपुरम जाना हो तो अब पलक्कड़ से नहीं जाएंगे, अब कौन सा दर्रा आएगा, शेनकोटा दर्रा। ठीक है, तो शेनकोटा दर्रा कहां पे दिया होगा, भौतिक मानचित्र में दिया है, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो यहां पर
क्या आएगा ये चौथा नंबर, शेनकोटा दर्रा। तो ये किसे जोड़ेगा, मदुरई, मदुरई से तिरुवनंतपुरम। और यहां पर क्या है, कोयम्बटूर, क्या है, कोयम्बटूर से कोची ले लो, मैंगलोर ले लो, जहां जाना है इधर से जाएगा। डन। तो 4 शहर, तमिलनाडु और केरल के शहर कर दिए आपके साथ, वहां पे महाराष्ट्र के शहर किए थे। ठीक है, तिरुवनंतपुरम और मदुरई को शेनकोटा गैप से आप जोड़ेंगे। तो ये 4 दर्रे, जब हमने हिमालय में किया था, हिमालय में बहुत सारे दर्रे किए थे ये। ठीक है, ये हमारा सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं अलग से बहुत ज्यादा समझाने की जहमत नहीं उठा रहा हूं। ये दक्षिणी छोर है, तो हिमालय, हिमालय उत्पत्ति के दौरान क्या हुआ, उत्थान हुआ था। हिमालय की उत्पत्ति के दौरान इसका उत्थान हुआ था। ठीक है, हिमालय के बाद सबसे ऊंची, हिमालय के बाहर भारत का दूसरा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा क्षेत्र है सबसे ऊंचा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में कौन सी चोटी है सबसे ऊंची, अनायमुडी। अनायमुडी इसकी सबसे ऊंची है, कुछ 26,000 कुछ है, 26, 91, 95, 2695, 2695। इससे पहले इससे पहले मोहम्मद इजहार, क्लास में आने के लिए धन्यवाद। पीछे की क्लासेस के निर्देश देख लीजिए, पहली क्लास के निर्देश देख लीजिए, है ना। और अगर हम उत्तर लिखवा चुके, आपने उत्तर नहीं दिया मोहम्मद इजहार, घर से होमवर्क तो कर ले आते। और दूसरी क्या है, डोडा बेटा। डोडा बेटा ये भी 2600 है, 2611 15 है कुछ है, 2610। आपको याद रखना है 2600, 2600 के आसपास हैं, इसमें बहुत चिंता नहीं करनी है। इसके पहले माउंट शिलोंग था, वो 1966 था, तो यानी वो भी 2000 के नीचे कम था, 2000 से कम था। उसके पहले हम वहां भी होकर आए हैं, जहां हमने गुरु शिखर देखा 1722, वो भी 2000 से कम था। धूपगढ़ 1300 कुछ, ठीक है। हमारा पारसनाथ वो भी 1300 कुछ था। पहली बार आए हैं कि हम 2600 से ऊपर आए हैं। क्यों, इसको एपिरोजेनेटिक अपलिफ्टमेंट कहते हैं, यहाँ के क्षेत्र का उत्थान हुआ था। और यहाँ क्षेत्र भी अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना। यहीं पे शांत घाटी भी है, तो आपको पर्यावरण के शिक्षक बताएंगे इसके बारे में कि ये क्षेत्र अपनी विशेष वनस्पति और विशेष जीवों के लिए जाना जाता है। निश्चित रूप से कंटिन्यूएशन है किस चीज का, हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। इसकी जो जैव विविधता है, इसकी जो जैव विविधता है वो श्रीलंका से बहुत मिलती जुलती। किससे, श्रीलंका से। और श्रीलंका से ही नहीं, ये सब गोंडवाना के हैं। तो अगर हम यहाँ की जैव विविधता की तुलना हिमालयी जैव विविधता से करें, तो हिमालयी जैव विविधता में अंगारा लैंड की जैव विविधता के प्रभाव देखे जाते हैं। ये क्या है, ये बहुत ही पुरातन क्षेत्र, ठीक है, पुरातन क्षेत्र है। और जैसा कि आजकल आप सुन रहे हैं कि सर्वेक्षण में यहाँ पे भी जो इतिहास है, तो कौन सी साइट आजकल खुदाई चल रही है, किराड़ी, किराड़ी। क्या ऐसा है कुछ, ऐसा कुछ परीक्षा आप ही दे रहे हो ना, उसको बोलते क्या है, प्रोनाउंस जैसे भी करते हैं तमिल भाषा में, खिलाड़ी कह लीजिए, खिलाड़ी कह लीजिए। तो खिलाड़ी में वहां पर अन्वेषण हुए हैं और वहां पर भी पुरातन अवशेष जो मिल रहे हैं
वो दिखाता है कि दक्षिण भारतीय संस्कृति बहुत बहुत ज्यादा प्राचीन है, उसके भी अवशेष मिल रहे हैं। तो खिलाड़ी में जो चल रहा है ये सब करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स तो आज भी है। भारत सरकार ने कहा है कि 2027 में हम जो है सेंसस करेंगे, इस बार उस सेंसस को डिजिटल करेंगे, ताकि सेंसस का जो प्राथमिक डेटा है जो आने में 2-3 साल लगते हैं उसको हम जल्दी से जल्दी रिलीज कर सकें। आज ही की न्यूज है, अगर नहीं देखेंगे तो गलत बात है ना। वो एक मोहम्मद इजहार करेंगे पहले हो चुका है इस बैच में, भाई तुम अचानक आ गए, और आ गए तो कोई जवाब है नहीं इजहार के पास। और करंट अफेयर्स कौन सा कर रहे हो, पहला हो चाहे करंट। मोदी जी पहुंचे हुए हैं उसमें ब्रिक्स सम्मेलन में। ब्रिक्स सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन में बहुत सारी चीजें बात हो रही, होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन पर जो हम बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से होनी ही चाहिए, आपके पास भी आनी चाहिए, है ना। तो खिलाड़ी में क्या चल रहा है, जो भी सर्वेक्षण हो रहे हैं उससे इतिहास का भी जुड़ाव है, उससे संस्कृति का भी जुड़ाव है, उससे भारत का भी जुड़ाव है, और ये सारा का सारा क्षेत्र जो है अपने आप में हुआ। जनसंख्या पर, जनसंख्या का सेंसस होने वाला है, सेंसस हुआ नहीं लेकिन उससे जुड़ी हुई चीजें निश्चित रूप से इस बार इंपॉर्टेंट हो जाती। तो आपके आसपास जो चल रहा है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, इस पर मैं खत्म करना चाहूंगा। सभी लोग क्लियर हो गए। तो मई जून में मैंने सर पूरा इंडियन ज्योग्राफी पूरा पढ़ लिया था मोहम्मद इजहार। तो आज जवाब दो ना भाई, पढ़ के क्या किया, पढ़ के जब होमवर्क मिला था कल तो करना था। आज जो 8 बिंदु बच्चों के टेस्ट हुए वो भी करना था। ये तो तुमने बता दिया बच्चों को कि तुमने जून 2024 में ही तैयारी खत्म कर दी थी। प्रीलिम्स दिए थे कि नहीं दिए थे, नंबर 1, फिर तुम कहोगे मैं एलिजिबल नहीं था, तो आज उत्तर देते ना मोहम्मद इजहार। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसे बढ़िया बच्चे जो तैयारी करे हुए जवाब भी दें। ठीक है, चलिए तो अब हम आ जाए जलवायु पर। इसको मैं इसके आगे ले जाता हूं, भारतीय जलवायु। स्थलाकृति हमने खत्म कर दी है। सब लोगों के पास होमवर्क है, एक होमवर्क लिखो। क्वेश्चन 1, भारत में हिमालयी पर्वत, भारत में हिमालयी पर्वत के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार के, प्रायद्वीपीय पठार के भूगर्भिक, आर्थिक, भूगर्भिक, आर्थिक व जनसांख्यिकी या सामाजिक व सामाजिक महत्व का आकलन करें। तीसरा, भारतीय पठार, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की खनिज, की खनिज संपदा, की खनिज संपदा का वर्णन कीजिए, का वर्णन कीजिए। चौथा, भारतीय स्थल आकृतिक प्रदेशों का, भारतीय स्थल आकृतिक प्रदेशों का भूगर्भिक कालक्रम में, भूगर्भिक कालक्रम में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो भी हमने किया इन पर
मजे से प्रैक्टिस में आंसर लिखिए, जो भी पिछली क्लासेस हुई उनसे इनका आंसर निकलेगा ही निकलेगा। और पहली चीज क्या है हमेशा, कंटेंट। तो पहला ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या आएगा, और इसमें निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि हमने जो भी आपको इनपुट्स दिए यहाँ से होगा ही होगा। साथ में आप एनसीईआरटी पे ज्यादा वो लें, क्योंकि जीएस के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी पार्ट 2 भारत का भूगोल ज्यादा मदद करेगा इसमें। मानव भूगोल इतना नहीं पूछता है, लेकिन ये एक और इसमें आया हुआ था जो हमने अभी वैसे किया नहीं है, बट आप डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन। भारत में आपदा प्रबंधन, भारत में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में, भारत में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में हिमालयी अथवा, हिमालयी अथवा प्रायद्वीपीय किसी एक क्षेत्र, हिमालयी अथवा प्रायद्वीपीय किसी एक क्षेत्र के विशिष्ट आपदाओं या की विशिष्ट आपदाओं पर चर्चा कीजिए। तो हिमालय की क्या आपदाएं हैं वो ले सकते हो, या प्रायद्वीप की क्या है आपदाएं वो ले सकते हो, और उन आपदाओं का प्रबंधन कैसे होगा ये। अभी प्रश्न जो है दो क्षेत्रों से आता है, एक तो भूगोल से आता है जो मैंने आपको भूगोल समझाया, दूसरा आपदा प्रबंधन में जो आपको उसके कदम बताए जाते हैं। तो वो है कि आइडेंटिफिकेशन, मिटिगेशन और रिलीफ रिस्पॉन्स, वो सारी चीजें आपको यहाँ जोड़ के करनी होंगी। लाल बाबू पूछ रहे हैं कितने शब्दों में लिखना है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि यूपीएससी के जीएस के प्रश्न जो हैं दो तरह के आते हैं, एक 10 नंबर का, एक 15 नंबर का आता है। तो आप जब भी लिख रहे हैं, आप जब भी लिख रहे हैं 2 पेज का लिखें। वहां पर 2 पेज मिलेंगे या 3 पेज लिख मिलेंगे। तो 2 पेज का अगर आपने अच्छे से लिख लिया, उसे फैला तो सकते ही है ना। अगर उसमें जो बिंदु है तो आप अपना ऐसे हमें सीमा मान के रखिए। जब भी आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए 5 प्रश्न मैंने दिए हैं। पांचों प्रश्नों को आप जब जब तैयार हो, जैसे आपदा प्रबंधन वाला शायद आज आप ना कर पाए, जब आपदा प्रबंधन हो रहा है या आपने कर लिया है, जैसे अभी मोहम्मद इजहार ने कहा कि मैं तो जून 2024 में तैयारी कर चुका हूं, तो मोहम्मद इजहार ये उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए, जिन लोगों ने अभी तैयारी नहीं की है, 5वें को छोड़कर 4 तक तो आपको अभ्यास करना चाहिए। और भूगोल के जितने भी उत्तर होते हैं इनमें अभ्यास में जब आप लिख रहे होते हैं, एक तो कंटेंट हो गया, दूसरा जहां संभव हो वहां मानचित्र या डायग्राम जरूर बनाइएगा, तो आपकी मदद मिलेगी। ठीक है, तो तभी आपको अधिक अंक मिलेंगे। तो ये हो गया भारतीय जलवायु पर हमारे। तो भारतीय जलवायु कैसी है? हाँ जी, तो जलवायु से हमारा मतलब क्या है? मोटे तौर पर, मोटे तौर पर इंडियन क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट। तो क्लाइमेट शब्द और वेदर, ठीक है, जलवायु और मौसम में हमने एक अंतर किया। ठीक है, तो हमने बात की थी। तो जब हम भारत के जलवायु की बात करते हैं तो हम एक भारत की जलवायु की दृष्टि से एक दीर्घ आवधिक फोटो खींचना चाहते हैं। ठीक है, कोई अगर भारत आ रहा है और वो भारत की जलवायु जानना चाहता है, ठीक है, वो भारत की जलवायु जानना चाहता है, तो उसे क्या चित्र हम प्रस्तुत करेंगे, वो कहलाता है भारतीय जलवायु। ठीक है, सबसे आसान चित्र क्या है? भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु। वो कहेगा मानसूनी जलवायु का मतलब क्या है? अब मानसून एक एक क्या कहते हैं, सामान्य टर्म्स में देखें तो, सामान्य टर्म्स में तो हमें तो ये पता मानसून मतलब बहुत ज्यादा बारिश। लेकिन अगर उसके पारंपरिक रूप में देखें तो मानसून एक ऐसी पवन होती है जो वर्ष में अपनी दिशा पलटे, मौसम से आता है। और उसका थोड़ा और टेक्निकल होगा तो हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसको समझने से पहले, उससे समझने से पहले हमें थोड़े बहुत कारकों पे बात करनी होगी। तो मैं उन कारकों पे एक एक करके आऊं। तो यहाँ पे 2 छात्रों के डाउट हैं, मेरा रिक्वेस्ट है टॉपिक पे आ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। कि ये पूछ रहे हैं सचिन सर ऐसे पर भी डायमेंशन बता दें। अभी भूगोल कर रहे हैं, मुझे भूगोल पर केंद्रित रहने दीजिए, विषय से भटकाव होगा। हमारा टॉपिक
खत्म नहीं होगा। ऐसे की बात आपके ऐसे के टीचर बताएंगे। ऋतिक कह रहे हैं, ये ऋतिक वही हैं जो लाल और मृदा पे फंसे थे, सर सेल्फ इवेल्युएट कैसे करें अपने आंसर को। अभी जब मैंने लिखे उसमें कुछ नहीं किया ऋतिक, ये जो आपकी शिक्षक ने बड़े बड़े प्रेम से जो है सोचा कि एक प्रश्न देता हूं और प्रश्न के उत्तर को अगले दिन करूंगा, तो वहां तो आपने ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं, क्योंकि आप सब जानते हो। तो मैं क्यों आपको कहूं क्या करना है भाई, मैं क्यों इंटरेस्टेड हूं। आप मेरा दबा के अपमान करिए, मैं चिंता करूं कि ऋतिक का पेपर कैसे इवेल्युएट होगा। मैं पूरी क्लास में आकर, आप बताइए कल का होमवर्क दिया था, ये खत्म हो जाती कि नहीं बात। होमवर्क देके खत्म हो जाता, क्यों 8 बिंदु बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, ताकि जिस जिसने लिखा वो इवेल्युएट कर देना। तो ये जो 4 प्रश्न है, मेरा भी मन है कि इन पे खूब चर्चा हो यार, मैं ही कल आके चर्चा कर दूं, बट वहां ऋतिक मजे लेगा। तो अपना ही माहौल बनाने के लिए शिक्षक को चैट से बचना चाहिए। तो ऋतिक, जो तुमने कर रहे हो पिछले 4-5 क्लास में, उससे हमें पता चल जाता है। तो जैसे करना भाई कर लो, ठीक है ना। जब आपके शिक्षक आपकी मदद के लिए सच में इवेल्युएशन के लिए आपको बिंदु दे देते, तब आप फंसे अपनी लाल मृदा बनाने में, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं भी देख रहा हूँ ऋतिक, पूरा बैच भी देख रहा है। जब भी आप चैट करते हैं तो इसमें खेल मत करिए। और पहले भी 1-2 बार आंसर इस बैच में लाइव का ये भी बोला है ना, जब से आया हूँ लाइव का विशेष आप लोगों से आंसर करवा रहा हूँ। और ये कह रहा हूं ए तो लाओ, उत्तर लेखन का ए पार्ट, अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग तो दिखाओ। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी नहीं दिखा रहा, एक बिंदु लेके आया, लाल मृदा करूंगा काली मृदा करूंगा, वही बताओगे तो मानूंगा, और फिर इनके साथ बहस की जाए ना ऋतिक ना, ऐसा ना होगा। तो सभी लोग जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, आपके इवैल्यूएटर्स यहाँ पे होते हैं, उनको दिखा सकते हैं। और चर्चा के और भी मौके मिलेंगे, जहां चर्चा का मौका मिले क्लास में उसका लाभ लिया करें। बहुत ज्यादा आंसर डिस्कशंस होते नहीं है, होते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि मतलब आपका ज्योग्राफी का टीचर तो नहीं कर रहा है। बाकी कोई भी टीचर कर ले, मुझे कोई वो नहीं है। जो मैं विषय पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने ही विषय का पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, चलो सोचते हैं जवाब देते हैं। उस समय आप जवाब नहीं देते। उसके अलावा क्या चाहिए, ऋतिक को चुपके से कोई इसकी कॉपी चेक कर दे, किसी को पता ना चले कि कॉपी गोल थी। और फीडबैक भी दो तो ऐसा दो कि भाई मतलब वाह वाह वाह। तो ऋतिक वो लाल मृदा काली मृदा लिखते रहो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ये आंसर जो है, ये वाले तो पहले 4 तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमने किया है। बट पहली चीज मैंने कहा ना, जिस स्तर पे अभी क्लास है, पहला क्या है, बिंदु आने चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। जो 5वां वाला है, 5वें में मुझे लगता है बहुत सारा समकालीन भी डल सकता है, इसमें तो करंट अफेयर्स भी डलेगा। ये वाला अगर मुझे डालना हो तो ये वाला मैं अपने मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम में ऐसे वाले 5वें वाले को डालूंगा, जिसमें मेरा बच्चा जो है तैयार होता है, करंट अफेयर्स से भी रिस्पॉन्सिबल भी होता है। तो जो मेंस देने जा रहा हूँ उसे मैं निश्चित रूप से ये वाला प्रश्न दूंगा। अभी मुझे नहीं लगता कि क्लास उतनी तैयार है, इसलिए हम इतना वो कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो भारतीय जलवायु पर आते हैं, इंडियन क्लाइमेट पर हम आगे, तो जल्दी से लिखेंगे। भारतीय जलवायु, भारत के भारतीय जलवायु भारत के एक वृहत दीर्घ आवधिक एक वृहत दीर्घ आवधिक जलवायु के चित्रण जलवायु के चित्रण को दर्शाता है। इसके लिए एक अत्यंत सरलीकृत शब्द मानसूनी जलवायु मानसूनी जलवायु का अक्सर प्रयोग किया जाता है। यह शब्द
यह शब्द अरब मूल के नाविकों, यह शब्द अरब मूल के नाविकों द्वारा सुझाया गया, यह शब्द अरब मूल के नाविकों द्वारा सुझाया गया और यह वार्षिक रूप से, यह वार्षिक रूप से पवन की दिशा के पलटने का सूचक है, के पलटने का सूचक है। अर्थात किसी भी वर्ष में, अर्थात किसी भी वर्ष में भारत में 6 महीने पवनों की दिशा उत्तर पूर्वी पवन रहती है, उत्तर पूर्वी पवन रहती है और शेष 6 महीनों में दक्षिण पश्चिमी रहती। ठीक है, अब ऐसा क्यों है ये बताइए। सवाल ये है, हलकेश्वर कुमार जी ऐसा क्यों है ये बताइए। आपने अल मसूदी तो रटा हुआ है, इसका कारण बताइए, कारण क्या है। वायु दाब पेटियों के सरकने के कारण। तो क्या ये अरब नाविकों को पता था? अरब नाविकों को पता नहीं था, तो फिर उन्हें कैसे आया ये आइडिया? हाँ, तो उन्होंने तो अनुभव किया, उन्होंने तो अपने अनुभव से बताया कि 6 महीने हवा ऐसे चलती है और 6 महीने हवा ऐसे चलती है, 6 महीने हवा ऐसे चलती है, 6 महीने हवा ऐसे चलती। कारण उन्हें नहीं पता था। अभी कारण का पता ना होना, कारण का पता ना होना, ये जो वास्तविकता में जो हम अनुभव कर रहे हैं उसको गलत तो नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तो मैं इनको देना चाहता हूं ये क्रेडिट कि हाँ इन्होंने अनुभव किया, क्योंकि समुद्र में जाना, समुद्र में जाकर ये अनुभव करना आसान बात नहीं है। अभी 2 मेरे अनुभव हुए, 2 मित्रों से मेरी बात चल रही थी। हमारे एक मित्र हैं, उनका एक जहाज जो है अभी हिंद महासागर में, अरब की खाड़ी में उसे जाना है। कहाँ जाना है? अफ्रीका की तरफ जाना है। और कौन सी पवनें चल रही हैं अभी? दक्षिण पश्चिमी पवन, मानसूनी पवन, है ना। यानी हवा की दिशा में जाना है, हवा के विपरीत जाना है, हवा के विपरीत जाना है, हवा के विपरीत जाना है। शायद ये मैंने विश्व भूगोल में भी कहानी सुनाई है आप लोगों को कि जब वास्को डगामा किसी तरह से यहां पर पहुंचते हैं, यहां पे पहुंचते हैं, भारत का रास्ता खोज रहे हैं, भारत का रास्ता खोज रहे हैं और वो अंततः कहां पहुंचेंगे? यहां कैलिकट पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? कालीकट पहुंचेंगे। तो उन्हें रास्ता पता नहीं है, उन्हें रास्ता पता नहीं है। यहां तक तो आ गए हैं, किसी तरह से पहुंचे हैं, यहीं पर घूम रहे हैं, यहीं इनको एक अरब नाविक कुछ लोग मिलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये लाइन सीधी खींच दो, ऐसे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वास्को डगामा लाइन खींची, पहुंच गया वास्को डगामा। किस्मत थी दक्षिण पश्चिमी मानसून चल रहा। तो हवाएं 6 महीने कैसे चल रही थी? सेल बोट है ना। बोला अरे बहुत आसान है। जब वापस लौटा, जब मानसून में लौटा, तब पता चला कि भाई अगर इसके विपरीत जाना हो तो चुनौती। उस काल की बात कर रहा हूं मैं, वास्को डगामा की। मैं
15वीं शताब्दी के अंत की बात कर रहा हूं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं 2025 में। तो मेरे मित्र का जहाज है, वो इधर से जा रहा है और उसने कहा यार मिलना था हमें, शायद वीकेंड पे ही हम मिलने वाले थे। तो उसने कहा कि थोड़ा काम आ गया है, एक जहाज जा रहा था, मौसम खराब है, जहाज का आगे की चीजें उखड़ गई, जितना भी जहाज को हम बांधते हैं उसका लंगर वंगर सब उखड़ गया है, दिक्कत हो गई है। तो हमें उसको एडवाइस करना है, उसको लंगड़े जहाज को जिंदा रखना है कि यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ उसका बचाव हो जाए, डूब ना जाए, वो ख्याल रखना है। तो ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है, इसको अनुभव किया तो मुझे उनका श्रेय तो अरब नाविकों को देना पड़ेगा। ठीक है। फिर एक और मित्र अभी कल परसों मिले तो हमने इसी की चर्चा की। उसने कहा अरे यार मत पूछा, मैंने भी वहां बहुत एक दो जहाज में मैंने कप्तानी उन्हीं जहाजों पे की थी। बोला यार 1 नॉट की स्पीड पे चलता है जहाज। 1 नॉट, 1 नॉट का मतलब आप समझ रहे हैं, 1.8 किलोमीटर पर घंटा जहाज हिल रहा है, 1 नॉट पे चल रहा है। क्यों? हवाएं आपके विपरीत आ रही। प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं ये आपको, तो उन्होंने भी अनुभव किया होगा। ये तो मॉडर्न जहाज है, मॉडर्न जहाज है, इंजन के साथ जा रहे हैं। तो उन्होंने अनुभव किया कि यार 6 महीने भारत जाना आसान है, 6 महीने भारत जाना आसान है, कुछ नहीं करना, नाव छोड़ दो, नाव अपने आप पहुंच जाएगी। और 6 महीने आना मुश्किल है। तो इस चीज को जिसने ऑब्जर्व किया, उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? मौसम। मौसम का मतलब हवाओं का पलटना, और हमने इसको ये नाम दिया। लेकिन अभी भी उनके पास क्या है? उनके पास इसका कारण नहीं है। कारण नहीं होना का मतलब ये नहीं कि वो चीज नहीं होती, कारण नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होती। ऐसा ही वैगनर के साथ भी हुआ था, ऐसा ही वैगनर के साथ हुआ था, है ना। वैगनर का क्या था? वैगनर को पता था कि महाद्वीप क्या कर रहे हैं, खिसक रहे हैं, लेकिन कारण नहीं था। कारण नहीं था, गड़बड़ हो गई। ठीक है। और कारण नहीं था, वो तो अपने उसमें चला गया, कोई मारता तो नहीं है। अगर हम दूसरी से 8वीं शताब्दी में जाएं, सेकेंड टू 8th सेंचुरी एडी, यूरोप में इन्हें जो है डार्क एजिस कहा जाता है। डार्क एजिस का मतलब कि यहां पे चर्च जो है, चर्च का इतना ज्यादा प्रभुत्व है कि जो चीज धार्मिक किताबों में लिखा है, बाइबल में लिखा है, वही सही है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। और अगर इसके अलावा कुछ है, अगर आप कुछ बोलते हो, तो ईश निंदा के नाम पे, ब्लास्फेमी के नाम पे आपकी जान ली जा सकती है। ये लोगों ने जिन्होंने खोज की है, छोटा काम नहीं। इसी में हम सुनते हैं, इसी में हम सुनते हैं ईश निंदा। ये तो खैर खत्म हुआ, बट ईश निंदा जो बाइबल में जो लिखा है उससे मेल नहीं खाता, वो गलत माना जाता था, उसका वो ही नहीं होना चाहिए। इनमें सबसे बड़ी जो कारस्तानी हुई, बाइबल में माना जाता है कि पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में है, ठीक है, और सूर्य, चंद्रमा और ग्रह उसकी परिक्रमा करें, ये बाइबल मानती। किसने इस बात को चैलेंज किया? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस अगर आपने सुना हो, तो कॉपरनिकस ने क्या पता किया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, कौन केंद्र में है? सूर्य केंद्र में है। तो बाइबल के तो विरुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? तो कॉपरनिकस को क्या करना था? उसकी तो जान लेनी लेनी थी। जब तक वो पहुंचे कॉपरनिकस को धरने के लिए, कॉपरनिकस बेचारा अपना मानसिक संतुलन पहले ही खो चुका था। तो उससे पूछा, हाँ भाई तूने बोला क्या? बोला किसको? बोला मैं कौन हूं? छोड़ दिया। लेकिन एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना यहां हुई। क्या नाम है उनका? गैलीलियो। गैलीलियो की क्या समस्या रही? गैलीलियो देख रहे थे, गैलीलियो ने किसका इजाद किया? दूरबीन का इजाद किया। तो गैलीलियो क्या कर रहे थे? दूरबीन से देख रहे थे। और मैंने आपको बताया कुछ ग्रह जो हैं, जो हम देखते हैं, जुपिटर के सैटेलाइट्स जो है, जो चंद्रमा है, उन्हें आज भी गैलीलियन मून्स कहा जाता है, क्योंकि गैलीलियो सबसे पहले थे जिन्होंने देखा था। ठीक है। अब गैलीलियो के साथ उन्होंने दूरबीन बना ली है और उन्होंने ये देख लिया, किसको? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्या है? वीनस। ये सबसे चमकता हुआ दिखाई देता है। आप में से बहुत से लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। दूरबीन से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? अभी तो एक बिंदु दिखाई देता है, दूरबीन से ऐसा दिखाई देता है। ठीक है।
तो उन्होंने क्या देखा, वीनस ग्रह देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। वीनस ग्रह देख रहे थे तो उन्हें वीनस ऐसा भी दिखाई दिया, उन्हें वीनस ऐसा भी दिखाई दिया, उन्हें वीनस ऐसा भी दिखाई दिया। वीनस ग्रह की कलाएं, जैसे चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा के ऐसे फेजेस होते हैं, उन्हें वीनस ग्रह ऐसा दिखाई देगा। वीनस ग्रह ऐसा दिखने का मतलब क्या है? भाई ग्रह की तो अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, वो रोशनी कहां से लेता है? सूर्य से लेता है, तो वो सूर्य का ही रिफ्लेक्शन होता है। तो चंद्रमा में ऐसा क्यों आता है? भाई अगर सूर्य के पूरा सामने हो तो ठीक है, लेकिन अगर आधा सूर्य चमक रहा है तो आधा ही दिखेगा कि नहीं दिखाई देगा? तो उन्होंने कहा यार ये तो चंद्रमा की तरह वीनस भी अपनी अपनी कलाएं बदलता है। इसका मतलब मैं पृथ्वी पर हूं और अगर मुझे वीनस ऐसा दिखाई दे रहा है कि आधा दिख रहा है, मान लीजिए यहां सूर्य, तो आधा ही वीनस दिखाई देगा कि नहीं? और यहां से वीनस कम दिखाई देगा क्योंकि मेरे बीच में आ गया, और इधर वीनस पूरा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? यार ये तो चंद्रमा के लिए लागू होता है, वीनस के लिए कैसे लागू हुआ? तो उन्होंने वीनस का जब सोचा तो उन्होंने कहा यार अगर ये हो रहा है, क्योंकि अब तो मेरे सामने साक्ष्य है ना, इसका मतलब पृथ्वी केंद्र में नहीं है, केंद्र में तो क्या है? सूर्य होना चाहिए। यही बात कोपरनिकस भी कह गए थे, गैलीलियो ने किताब लिख दी, उसने कहा कोपरनिकस ने जो कहा वो सही है और सूर्य जो है केंद्र में है। जैसे ये हुआ उन पे ईश निंदा का चार्ज लगा, खूब लड़े, खूब खूब जस्टिफाई किया, सब कुछ कर लिया उन्होंने। आखिर में क्या किया? नाक रगड़ के माफी मांगी। गैलीलियो ने नाक रगड़ के माफी मांगी कि मैं विश्व में मिथ्या विचार फैला रहा हूं, मैं प्रण लेता हूं कि ऐसी गलत मिथ्या बातें फैलाना बंद करूंगा। ये वो समय था जब हमारे पास विज्ञान के साक्ष्यों का अभाव, लेकिन लॉजिक से भी अगर आप चलेंगे तो यहां गड़बड़ हो जाएगा। तो मानसूनी जलवायु, ये जो शब्द आया है ये किस लिए आया है? अनुभव से आया है, अनुभव से आया, उनके पास कारण नहीं थे। तो कारण की बात हम कर लें। सर गैलीलियो को धार्मिक कट्टरपंथियों ने मार डाला, रुलाएगा पगले। हाँ जी, जल्दी से। तो जो आपने लिखा है उसके नीचे दो गोले बना देंगे। ये मानसून शब्द को समझने की कोशिश करते हैं, मानसून शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे गैलीलियो अगर यूपीएससी दे रहा था तो रट रहा होता ना, तब तो उसके पास ऐसे सवाल ही नहीं होते। सर मेरा आंसर चेक कर दो और मैं जो रट के आया हूं वो मैं लिख दूंगा बिना दिमाग लगाए। सोचने वाले लोग जल्दी मरते हैं। हाँ जी, ये क्या है? 0 डिग्री। ये क्या है? 0 डिग्री। भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार जल्दी से बताइए, क्या भारत विषुवत रेखा को छूता है? नहीं छूता है, तो विषुवत से तो ऊपर होना चाहिए। क्या भारत 30 डिग्री की रेखा को छूता है? 30 तो लगभग छू जाता है सर। जो हमारी कर्क रेखा है 23.5, वो लगभग बीच में से गुजरती है ना, तो 30 हम छूते होंगे। तो 30 भी डाल दें यहां, 30 भी डाल दें। 30, 30 कौन से गोलार्ध में, उत्तर या दक्षिणी? तो भारत की अक्षांशीय स्थिति को मैं यहां पर दिखाना चाह रहा हूं, भारत की अक्षांशीय स्थिति को मैं यहां पर दिखाना चाह रहा हूं। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति कुछ ऐसी है। सभी लोग, ये स्कीमेटिक हमने बनाना सीखा था, ऐसे करना है। स्कीमेटिक कैसे बनता है? एक तो मानचित्र सिखाया आपको, जो लोग मानचित्र नहीं बना सकते, भारत का जल्दी से स्कीमेटिक, एक रेखा ऐसी, ये चाप आकृति, ये गुजरात इस तरह से, और ये ऐसे बन सकता है। ये क्या कहलाता है? भारत का स्कीमेटिक। ये भारत का स्कीमेटिक। तो मैं यहां पे स्कीमेटिक बनाने वाला हूं। पहले क्या करूंगा, 30 पर मैंने ये लटकाया, ये ऐसे किया, ठीक है। सभी लोग, भारत बन गया। इक्वेटर को छुआ मैंने या नहीं छुआ? नहीं छुआ।
तो हम देखते हैं जो अरब मूल के लोग हैं, जो इन्होंने अनुभव किया, उसका वैज्ञानिक आधार क्या रहा, उसका वैज्ञानिक आधार क्या रहा होगा। तो 0 से 30 में सामान्यतः जनरल ज्योग्राफी में जो आपको बताया, कौन सी पवनें चलती हैं? वाणिज्यिक पवनें चलती हैं। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री क्या है? उच्च दाब की पेटी है, और विषुवत क्या है? निम्न दाब की पेटी है। तो यहां पर पवनें कैसी चलेंगी? इन पवनों का नाम क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। तो भारत में सामान्यतः कैसी पवन का परिसंचरण मुझे लिखना चाहिए? उत्तर पूर्वी पवन परिसंचरण। क्योंकि ये भारत किस पेटी में आता है? वाणिज्यिक। ठीक है, भारत में वाणिज्यिक की हम बात कर रहे हैं। सभी लोग मेरे साथ? तो ये चीज उन्होंने भी अनुभव की होगी। नॉर्थ ईस्ट से आता है। जब नॉर्थ ईस्ट से आता है, तो जब ये जो नाविक जो है भारत की तरफ आएंगे, कोई भी भारत की तरफ आएगा तो उसको विरोध मिलेगा कि नहीं? तो सामान्यतः जब वो भारत की तरफ अपनी नाव लाते थे, हवा जो है उनकी नाव के विपरीत बहती थी। ठीक है, लेकिन लेकिन अब आ गए हम, जून का महीना है, और जून के महीने में सूर्य कहां आ जाता है? कर्क रेखा पर आ जाता है। आता है नहीं आता है? कर्क रेखा पर आ जाता है। जब कर्क रेखा पर आ जाएगा, कर्क रेखा पर आएगा, तो ये इस क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध में तापन बढ़ाएगा, तापन बढ़ाएगा। अब कुछ ऐसा हो गया है, अब कुछ ऐसा हो गया है कि ये अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां भूमि बहुत ज्यादा विस्तृत भूमि है। ये सारा क्या है? भूमि ही भूमि है। क्या हो गया ये? अफ्रीका। यहां पर क्या है? एशिया, भारत, ये सब है। और सूर्य आया और सूर्य ने इनको गर्म करना शुरू किया। अब मुझे बताइए, गर्म तो होंगे, लेकिन भूमि और जल में कौन ज्यादा तेजी से गर्म हो जाएगा? तो दक्षिण एशिया या एशिया और अफ्रीका, इस क्षेत्र में जो हिंद महासागर के चारों तरफ का क्षेत्र है, ये एक विशिष्ट स्थिति बनती है कि इतना ज्यादा गर्म हो गया, और इस गर्मी का केंद्र बन जाता है भारत, और यहां पर आ जाता है लो प्रेशर। अभी तक भारत कहां पे था? उत्तर भारत हाई प्रेशर में था ना। अब स्थिति पलट गई, लो प्रेशर। और लो प्रेशर का सूचक, लो प्रेशर का सूचक होता है एक रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं? ITCZ। क्या कहते हैं? ITCZ। ठीक है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण पेटी, ITCZ। तो इसलिए हम कहते हैं कि भारत के भूगोल की क्लास करने से पहले आपने अपना जनरल ज्योग्राफी सीखा हो तो ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, ITCZ यहां पर भी था, यहां पर भी था। वो कहां पर था? विषुवत रेखा पर ही था। तो विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर सभी लोग ध्यान देंगे, विषुवत रेखा पर वाणिज्यिक पवनों का क्या हो रहा था? अभिसरण हो रहा था। क्या हो रहा था? अभिसरण, क्योंकि ये अभिसरण क्षेत्र था, अभिसरण हो रहा। लेकिन अब ये पेटी ही खिसक गई। अब ये पेटी ऊपर खिसक गई, तो ये जो पवनें हैं ये भी ऊपर खिसक जाएंगी। कौन सी पवन? उत्तर पूर्वी पवन।
तो भारत पर ये पवन तो आ नहीं रही है। अब भारत पे कौन सी पवन आएगी? दक्षिण पश्चिमी, साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड थी, ये भारत के पास आनी है। दिक्कत यह है कि ये दक्षिणी गोलार्ध से चल रही है। कहां से चल रही है? दक्षिणी गोलार्ध से चल रही हैं और ये बाध्य हो जाती हैं विषुवत रेखा पार करने के लिए। इसके लिए विषुवत, और जब भी विषुवत रेखा कोई भी पवन पार करेगी तो कोरियोलिस बल के कारण उसकी दिशा में 90 डिग्री के कोण का अंतर आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि ये जून का महीना है और ये जनवरी का महीना है। जून के महीने में पवनों की दिशा भारत पर कौन सी है? साउथ वेस्ट। और इधर कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट है। तो ये आपने जो लिखा था उसके बाद ये चित्र बना लिया तो समझ में आ गया। उन्हें नहीं पता था लेकिन हमें पता है। उन्हें नहीं पता था, ये हमें पता है। तो इसलिए जो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, मानसूनी परिसंचरण है, जिसका सामान्य मतलब क्या है? हवा का जो वार्षिक दिशा है, 6 महीने एक दिशा में, 6 महीने दूसरे दिशा में। तो जो आपने लिखा है उसको चित्र में भी आपने डाल लिया। ठीक है, आगे लिखेंगे। मानसून शब्द, मानसून शब्द बेटा उसी के नीचे लिखने का था, एक कारण से कहा था कि उसी के नीचे लिख लेते। अब तो तुमने अलग बना लिया, नोट्स बना रहे तो उसी में, उसी के नीचे आपसे कहा ना 2 गोले उसी के नीचे बनाइए। चलिए कोई बात नहीं, जहां बना लिया बना लिया। आगे नोट्स लिख रहे हैं। मानसून शब्द भारतीय जलवायु की विविधता, भारतीय जलवायु की विविधता को प्रदर्शित करने में असमर्थ है। ऐसा थोड़ी है कि पूरे भारत में एक ही हवा चल रही है। ठीक है, भारत भारत के भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति, विशाल आकार, विशाल आकार, भारत की अक्षांशीय स्थिति, कॉमा विशाल आकार, कॉमा स्थल आकृतिक विविधता, स्थल आकृतिक विविधता, व हिंद महासागरीय, हिंद महासागरीय स्थिति, भारतीय जलवायु, भारतीय जलवायु को अत्यंत जटिल बना देती है। इसलिए इसलिए उसे केवल मानसून शब्द, केवल मानसून शब्द पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। नेक्स्ट पैराग्राफ अगले अनुच्छेद में लिखेंगे। अक्षांशीय दृष्टि से भारत का विस्तार उष्ण एवं, अक्षांशीय दृष्टि से भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु पेटी में आता है। उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु पेटी में आता है। ठीक है, तो हमारी पहला क्या हो गया? उष्ण और उपोष्ण। किंतु आगे लिखें, किंतु किंतु 20 से 30 डिग्री के आसपास, 20 से 30 डिग्री की पेटी में, 20 से 30 डिग्री की पेटी में भारत के पश्चिमी भाग में
अर्धशुष्क व शुष्क मरुस्थलीय, अर्धशुष्क व शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, अर्धशुष्क व शुष्क मरुस्थलीय जलवायु देखी जाती है। तो अभी क्या थे हम, उष्ण और उपोष्ण, लेकिन उस पेटी में क्या हो गए, अर्धशुष्क और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। उसका कारण हमें पता है, उसका कारण हमें पता है। ठीक है। तटीय मैदानों में, तटीय मैदानों में तटीय मैदानों में उष्ण तापीय दशाओं के साथ अत्यधिक आर्द्रता, अत्यधिक आर्द्रता वाली जलवायु रहती है, अत्यधिक आर्द्रता वाली जलवायु रहती है। किंतु उत्तर भारत के मैदानों में, उत्तर भारत के मैदानों में तट से अत्यधिक दूरी होने के कारण, तट से अत्यधिक दूरी होने के कारण न केवल आर्द्रता में कमी आती है, न केवल आर्द्रता में कमी आती है, अपितु न केवल आर्द्रता में कमी आती है, अपितु तापीय दशाएं भी, तापीय दशाएं भी ठंडी व गर्म चरम सीमाओं, ठंडी व गर्म चरम सीमाओं तक देखी जा सकती हैं। ठंडी व गर्म सीमाओं, ठंडी व गर्म तापमान की चरम सीमाओं तक देखी जा सकती। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट, महाद्वीपीय प्रभाव। कि समुद्र के आसपास के जो मौसम होता है वो कैसा होता है, वो ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन समुद्र से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी तो उतना ही ज्यादा गर्म और ठंडा हो सकता है। तो चरम गर्मी भी देखते हैं हम, चरम सर्दी भी देखते हैं। और दक्षिण भारत का जो हमारा प्रायद्वीपीय तटीय क्षेत्र है वो विंटर लेस है, वहां पर विंटर पड़ती ही नहीं है, तो वो है शीत ऋतु विहीन होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे अ, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में अक्षांशीय रूप से उपोष्ण दशाएं, उत्तर भारत में अक्षांशीय रूप से उपोष्ण दशाएं अपेक्षित हैं, उपोष्ण दशाएं अपेक्षित हैं। किंतु किंतु यहां, यहां ऊंचाई में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि व उच्चावच के कारण, ऊंचाई में वृद्धि व उच्चावच के कारण शीतोष्ण जलवायु दशाएं देखी जाती हैं। सो उपोष्ण की जगह शीतोष्ण आ जाएगा, अक्षांश की जगह किसने ले लिया, ऊंचाई ने, उच्चावच ने। जो उपोष्ण के स्थान पर शीतोष्ण जलवायु दशाएं देखी जाती हैं। ठीक है। अधिकांश भारत में, अधिकांश भारत में संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा देखी जाती है। किंतु, किंतु
पर्वतीय, किंतु पर्वतीय वर्षा वाले क्षेत्रों में, किंतु पर्वतीय वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मेघालय पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मेघालय का पठार एवं शिवालिक संबंधित हिमालय के गिरिपाद, शिवालिक संबंधित हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में स्थल आकृति का प्रभाव वाले क्षेत्र में स्थल आकृति का प्रभाव विशिष्ट रूप से देखा जाता है। तो वर्षा तो वैसे समय नहीं होगी क्योंकि हम उष्ण और उपोष्ण हैं, लेकिन जहां पर पर्वत हो गए वहां पर यह भी होगा। ठीक है, तो हम भारत के जलवायु की विविधता के लिए बात कर रहे हैं। शब्द क्या था हमारे पास? शब्द था हमारे पास मानसून, लेकिन मानसून को छोड़कर हमारे पास बहुत सारी विविधताएं, क्यों? अक्षांशीय दृष्टि से है और हमारी आकारिकीय दृष्टि से भी होगी। आगे लिखेंगे साथ ही साथ ऊपरी वायुमंडल के परिसंचरण एवं वैश्विक ताप एवं दाब पेटियों के स्थानांतरण, वैश्विक ताप एवं दाब पेटियों के स्थानांतरण की भी भारतीय जलवायु में विशिष्ट भूमिका देखी जा सकती है। अगली पंक्ति अलग से लिखेंगे। उपरोक्त सभी विविधताएं भारत के चार प्रमुख मौसम के रूप में देखी जा सकती हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। चार प्रमुख मौसमों के रूप में देखी जा सकती हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। गौरव मुझे मत बताओ एल नीनो ला नीना, आप लिखो। आप चीजें रट के बैठे हो। सभी लोगों ने देखा ये जो मैंने अभी बोला है, ये मैंने अपने मन से बोला है, ये मैं कहीं से रट के नहीं आया हूं, किसी किताब की भाषा नहीं, मेरी भाषा है। जिस दिन आपके पास ये भाषा आ जाएगी उस दिन आप उत्तर लेखन कर जाओगे। ये जो गौरव तब से रटे बैठा है, एल नीनो बोल दूं, लानीना बोल दूं, हमने बोल दिया। यहाँ पे तो छोटी सी बात हो रही ना, अब सबकी डिटेल लिखेंगे। ये तो एक ऐसी भाषा है जिसमें हम समरी दे रहे हैं, हम अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में दे रहे हैं। एल नीनो लानीना थोड़ी मारेंगे। ये वही है जो कॉपी ग्रो कर रहा था। क्यों गौरव, आप कॉपी वाले ही हो ना? अच्छी बात है, अवसर है आपके पास, कॉपी से थोड़ा सा बढ़ जाओ। तो इस समय जब मैं लिखवा रहा हूं, इस समय आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपके भी विचार मेरी तरह कुछ कुछ आने चाहिए। अच्छा, मैं लिखता या लिखती तो क्या लिखता, है ना? बट वो जो रटे बैठे हैं वो दिखाना चाहते हैं। तो गौरव आपने काफी लिखा था, बेलिनो लानिना, आप जितना लिखोगे मैं बार बार उसको जरूर एक बार पढ़ूंगा, ताकि क्लास को तो पता चले कि रटने के नुकसान क्या होते हैं। जब आपको रटना है, काम की चीज रटिए, जहां पर विचार लाने हैं, जहां कॉन्सेप्ट लाने हैं, जहां गैलीलियो लेकर आना है, वहां पे
रटी रटाई किताब ना बने, किताबों की इबारत ना बने। डन। तो ऋतुएं देख ले। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4। समयावधि। समयावधि। समयावधि क्या है? 15 मार्च से 15 जून, 15 जून से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 दिसंबर, और 15 दिसंबर से फिर से आ गया 15 मार्च। ऋतु का नाम मौसम। मौसम या ऋतु। पंद्रह जून से 15 सितंबर में अभी हम है ना, इसे क्या कहेंगे? ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। नहीं, 15 जून से 15 सितंबर तो हमारा मानसून है ना, ये तो मानसून ही है। मानसून ऋतु। इससे पहले थी ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। अभी 15 सितंबर में हो जाएगा लौटता मानसून, और इसको हम क्या कहेंगे? शीत ऋतु। ये मानसून जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून है। लौटता मानसून क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून। यहां पे वर्षा, अपेक्षित वर्षा, ठीक है, 3 से 5%। इसको हम प्री मानसूनी वर्षा कहते हैं। मानसून पूर्व की वर्षा 3 से 5%। उसके बाद 75 से 80%, ये मेन मानसून है। मानसून। उसके बाद ये होगा 12 से 15%। ये रिट्रीटिंग मानसून है। इसे हम सर्दी की वर्षा। सर्दी की वर्षा क्यों कहें? सर्दी की वर्षा तो इधर आएगी। और शीत में फिर से 3 से 5% तक की वर्षा होती है। ये जो वर्षा आती है ये पश्चिम से आती है, तो इसे पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा भी कहा जाता है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं, एक व्यक्ति है, वो बहुत ही कठोर स्वभाव का है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति उसके विपरीत स्वभाव का है, तो कठोर के विपरीत अगर कोई शब्द चाहिए तो क्या देंगे आप मुझे? कठोर स्वभाव का व्यक्ति के विपरीत, कठोर नहीं है, कोई शब्द। नरम। नरम में वो मजा नहीं आया, मजा भी तो आना चाहिए। तो हिंदी का शब्द है मृदु। शब्द क्या है? मृदु। कठोर स्वभाव के और मृदु स्वभाव। तो अपने जब विवाह के लिए प्रस्ताव आएगा, नरम स्वभाव की लड़की या मृदु स्वभाव? मृदु स्वभाव की लड़की। ठीक है। ऐसे ही है, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं, कठोर स्वभाव की भी चल सकती है, पसंद आपकी है भाई, आपने तलवारें निकालनी है। तो यहाँ छात्र ऐसे हिंदी माध्यम के, सर ये मृदु शीत ऋतु क्या होती है? अरे मृदु हिंदी का शब्द है बच्चे। मृदु एडजेक्टिव विशेषण के रूप में। शीत ऋतु, कठोर शीत ऋतु बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, और मृदु। अब हम इस स्तर पे बात करते हैं,
तो अच्छा अवसर है कि जैसे ही है ना मृदु शीत ऋतु और ये करंट अफेयर्स, अब ये बताएगा कौन? न्यूटन। अबे डिक्शनरी, डिक्शनरी। तो ऐसे सच बताऊं, जो रटे बैठा है ना उसको हर चीज इंपॉर्टेंट लगने लगती है, जबकि वो सामान्य भाषा में प्रयोग होने वाली बात है। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, बोलचाल की जो हमारी भाषा है वो चालू भाषा है, तो थोड़ा सा उसमें थोड़ी औपचारिकता लानी चाहिए। तो आपस में भी जब आप बोलते हैं, और मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ कि आपको जो है अपनी भाषा को बेहतर करना है तो केवल एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए, और नहीं कर सकते वो बीबीसी हिंदी वाले यही भाषा का, औपचारिक भाषा का यही प्रयोग करते हैं। बीबीसी हिंदी सेवा सुनिए, उसका पॉडकास्ट भी आता है, आपका करंट अफेयर्स भी हो जाएगा और आपकी भाषा का भी उत्थान हो जाएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, तो करना चाहिए। तो सरल स्वभाव, कोमल स्वभाव, हाँ वही है। लेकिन अब मृदु शीत ऋतु समझ में आया कि नहीं? चलिए, शीत ऋतु कोमल कैसे हो सकती है? अब कोमल कैसे बताऊं, ये दिक्कत है ना। और एक स्काई स्टार है इनका नाम, नाम भी तगड़ा है। इन्होंने शब्द दिया इमैक्युलेट। इसका कोई, मैं तो अंग्रेजी जानता हूं ना, मुझे पता है इसका कोई उपयोगिता नहीं है यहाँ पर। और कई बार हो जाता है ना, अंग्रेजी बोल के इंप्रेस करने की कोशिश। तो स्काई स्टार जी, इमैक्युलेट क्यों कर रहे हो और क्यों अंग्रेजी झाड़ रहे हो? बेकार में गड़बड़ हो जाती। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो मृदु इसलिए बताया, आप लोगों से किसी ने पूछा था डाउट, आशा है उनको उनका उत्तर मिल गया होगा। बाकी लोगों को जरूरत की भाषा चाहिए होगी ये सब करने के लिए। तो पहला मौसम ले ले, ग्रीष्म ऋतु। क्या भाई, इसमें 15 मार्च से 15 जून। तो सूर्य, आप जानते हैं सूर्य की जो वार्षिक जो जो वो होती है, स्थानांतरण गति जो होती है, तो क्या होता है वहां पर जल्दी से? सूर्य को अगर हम बात कर रहे हैं, 15 मार्च में सूर्य कहाँ होता है? सोच के देखिए जल्दी से, 15 मार्च को सूर्य कहाँ होगा? कुछ ऐसा है ना, विषुव। विषुव कब होता है? 21 मार्च। रुचि शुक्ला कह रही है सर 75 से 80% कोरोमंडल को छोड़ के पूरे भारत में होती है। अब एक बात बताइए, ये किसकी बात है? अगर पूरे भारत की 100% वर्षा है, 100% वर्षा का 75 से 80% कहां पर आता है? मानसून में आता है। जहां मानसून आता हुआ आएगा। रुचि शुक्ला जी, सामान्य चीज को मुश्किल क्यों कर रही हैं? जल्दी बताइए, सामान्य सी चीज को मुश्किल क्यों कर रही हैं? सर ये कोरोमंडल, इसमें क्यों कोरोमंडल ला रहे हैं? सभी लोगों को ये सिंपल चीज समझ में आई। अगर भारत में 100% वर्षा होती है तो उसकी 75 से 80% कहाँ होगी? मानसून में होगी। ये किसमें है? कालांतर में बता रहे हैं। कोई जगह बताई मैंने कहां पर होगी? तो रुचि शुक्ला जी क्यों जबरदस्ती जगह ढूंढ रही हैं? क्योंकि आप पढ़ी हुई हैं कोरोमंडल में। बिटिया कोरोमंडल वाला ये है, कोरोमंडल वाला जो यहाँ पर आ जाएगा, लौटता मानसून। लौटता मानसून यहाँ पर आ जाएगा कोरोमंडल। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो ग्लास भरे हुए हैं, जो 5,000 अटेम्प्ट दे चुके हो, 5 लाख टीचर से पढ़ चुके हो, थोड़ी जगह दे दो। दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए यार। थोड़ी तो जगह दे दो यार। बैठ के कुछ भी कहानी कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? सर मैं भरा भी हुआ हूं, अब चेक करो। अरे भाई, भरे हुए क्या चेक कर ले यार? तो 15 मार्च के आसपास जब हम सूर्य की बात करते हैं, मार्च और सितंबर के मध्य में सूर्य जो है विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, मार्च और सूर्य, मार्च और सितंबर में सूर्य कहाँ होता है? विषुवत रेखा के आसपास। उस क्षेत्र को उसी समय विषुव भी आते हैं, जिसे इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जून और नीचे दिसंबर में, जून और दिसंबर में क्या आते हैं? हमारे अयनांत आ जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे? हमारा सोल्स्टिस कहने वाले। तो अभी हम कहां जा रहे हैं? अभी हम जुलाई में हैं, हमने जून पार किया है, जून को हमने पार किया है।
अब सूर्य जो है मुड़ गया है, अब कहां को जा रहा है, अब दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो ये जो यात्रा है 15 मार्च से 15 जून, 15 मार्च से 15 जून सूर्य कहां से कहां जा रहा होगा, विषुवत से लेकर उत्तरी गोलार्ध में घुसकर कर्क रेखा की तरफ जा रहा होगा। सूर्य जाएगा तो सूर्य अपनी ऊष्मा भी उत्तरी गोलार्ध में ले जाएगा। ये पहले दशाएं देख रहे हैं। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जा रहा है, दशाएं भी गर्म दशाएं ऊपर ले जा रहा है, सूर्य के का अनुसरण करती है एक रेखा, वो क्या है, ITCZ। अभिसरण की रेखा भी कहां जाएगी, वो भी उत्तर की ओर खिसकेगी। तो सूर्य की गर्मी खिसकेगी, पवन पेटियां खिसकेंगी, अभिसरण पेटी खिसकेगी। तो पहले ये लिखेंगे और फिर देखेंगे भारत में क्या होता है। तो सभी लोग लिखेंगे इस ऋतु में, इस ऋतु में सूर्य विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर इस ऋतु में सूर्य विषुवत से कर्क रेखा की ओर स्थानांतरित होता है, जिससे सूर्य की ऊष्मा उत्तरी गोलार्ध की तरफ, सूर्य की ऊष्मा उत्तरी गोलार्ध की तरफ स्थानांतरित होती है, कॉमा ITCZ लिख रहे हैं, अंग्रेजी में कोई दिक्कत तो नहीं, उसको अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी लिखने की जगह ITCZ लिख ले। ITCZ उत्तरी गोलार्ध में स्थानांतरित होता है, और ITCZ उत्तरी गोलार्ध में स्थानांतरित होता है, और वायुमंडलीय दाब पेटियां, वायुमंडलीय दाब पेटियां उत्तर की ओर खिसकती हैं, उत्तर की ओर खिसकती हैं। डन। ये तो विश्व में जलवायु में हो रहा है, इसका प्रभाव भारत पर क्या होगा, ठीक है। इस सब के प्रभाव में, इस सब के प्रभाव में भारत एवं भारतीय उपमहाद्वीप, भारत एवं भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान बढ़ने लगता है, भारत एवं भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान बढ़ने लगता है। प्रतिमा कुमारी जी, जो लिखवा रहा हूं वो लिखिए, बेकार में अपना सीमित ज्ञान मत दिखाइए, ठीक है। आगे लिखेंगे, यह तापमान वृद्धि पहले, यह तापमान वृद्धि पहले प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, फिर मैदानी एवं हिमालयी क्षेत्र तक देखी जाती है। समस्त देश में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। अगला अनुच्छेद, अगला अनुच्छेद, अफ्रीका व एशिया, अफ्रीका व एशिया का पूरा भूखंड
का पूरा भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण बड़ा निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जिससे जिससे इस क्षेत्र में आईटीसीजेड आईटीसीजेड का असामान्य विचलन देखा जाता है, असामान्य विचलन देखा जाता है। और इस ऋतु के अंत तक आईटीसीजेड लगभग 30 डिग्री अक्षांश आईटीसीजेड लगभग 30 डिग्री अक्षांश विचलित होकर हिमालय व तिब्बत के पठार पर स्थापित हो जाती है। भारत में भयंकर गर्मी भारत में भयंकर गर्मी, वर्षा का अभाव एवं निम्न दाब की स्थिति बनती है। सबसे कम दाब सबसे ऊंचे तापमान के सबसे कम दाब सबसे ऊंचे तापमान के भारतीय उत्तर पश्चिमी राजस्थान एवं पंजाब के क्षेत्र में पाया जाता है। सभी लोग उसके नीचे ये बनाएंगे। तो अगर मुझे दाब का आकलन करना हो किसी मानचित्र पर तो हम कौन सी रेखाओं का प्रयोग करते हैं? समदाब रेखाएं। ठीक है, समदाब रेखाएं क्या होती हैं? वो बिंदु जो समान दाब के बिंदुओं को जोड़ते हैं, वो रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। वायुमंडल का औसत दाब क्या होता है? 1013। तो ये जो हमारा क्षेत्र है, यहां पर क्या है? 1013। ठीक है, ये विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा है। ठीक है, सूर्य कहां चला जा रहा है? कर्क रेखा। सूर्य उत्तर में जा रहा है, तो क्या हो रहा है? सूर्य की रोशनी भी जा रही है, सूर्य की गर्माहट भी जा रही है, और सारी गर्माहट उत्तरी गोलार्ध में पहुंच गई। उत्तरी गोलार्ध में जो दाब था, जो 1013 था, तो अब वो दाब कम होने लगेगा कि नहीं? हो जाएगा, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, हवा फैलती है, हवा का विस्तरण होता है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो हवा के कण हैं वो कम हो जाएंगे, उनका वजन भी कम हो जाएगा, इसलिए यहां पर क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1013 तो सामान्य है, बट जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं निम्न दाब होता जाएगा। अच्छा, सूर्य की गर्मी
को अपने साथ लिए होती है एक रेखा। वैसे तो ये विषुवत रेखा पर ही होनी चाहिए, लेकिन ये कहां आ गई है, यहां आ गई। ये क्या, ITCZ, अपने स्थान से विस्थापित हो गई, विस्थापन। और कैसा, असामान्य। सामान्यतः ये 10 डिग्री के करीब ही जाती है। सामान्यतः ये 10 डिग्री के करीब जाती है, लेकिन यहां क्या आ गई, कर्क रेखा को भी पार कर गई। यहां पर क्या कर गई, कर्क रेखा को भी पार कर गई। इसका कारण क्या है, एक विशेष स्थिति हो गई, भूमि का बहुत बड़ा भूखंड हो गया। अफ्रीका भी गर्म हो रहा है, पश्चिम एशिया भी, दक्षिण एशिया भी, केंद्रीय एशिया भी, सब गर्म हो रहे हैं, तो इसलिए ये हो गया है। तो ये ITCZ असामान्य रूप से विस्थापित हो गई। अब भारत सारा गर्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म यहां पर है, यहां पर सबसे ज्यादा गर्म है, तो सभी जगह तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर 1013 से कम हो जाएगा। होते होते हम ये पाते हैं कि भारत का प्रेशर यहां पर इस क्षेत्र में कितना हो गया, 997। तो सागर में कितना है, 1013। ठीक है, अब क्या है, 1011 भी होगा, कम ही तो कर रहे हैं हम। 1009 भी होगा, होगा 11 हो गया, 9 हो गया, 1007 भी होगा, 1001 भी होगा, 997। ये क्या है, ये क्या है, समदाब रेखाएं अनुमान के हिसाब से बनाई है, वरना ये एक्चुअली मानचित्र पर आ जाएगा। और भारत में क्या हो गया है, लो प्रेशर। अब मुझे बताइए, दाब प्रवणता कहां से कहां है, दाब प्रवणता कहां से कहां है, 13, 11, 9, 7, इस तरफ को है ना। और हवा कहां से कहां चलती है, हाई से लो। हवा क्या होगी, हाई से लो। और भारत में कई जगह पर लो बनते जा रहे हैं, कभी यहां बहुत गर्म हो गया, कभी यहां बहुत गर्म हो गया, यहां गर्म हो गया, ये सब हो गया। तो छोटी छोटी, ये तो मूलतः आइसोबार्स हैं। क्या ये कह सकता हूं कि हो सकता है इस लो को भरने के लिए यहां से हवा चल जाए, इस लो को भरने के लिए यहां से हवा चल जाए, इस लो को भरने के लिए यहां से हवा। भाई लो ही तो है। लो का मतलब क्या होता है, निम्न दाब, और जो हवा को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये हवा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और अभी हवा है नहीं। सोच के देखिए, स्कूल में आपके जून का महीना है, नई नई क्लास में आए हो, मार्च में रिजल्ट आया करता था, नए स्कूल में जब जाते थे गर्मियों की छुट्टी से जस्ट पहले। ठीक है, स्कूल में जा रहे हो, स्कूल या तो पैदल जा रहे हो या अपनी साइकिल पे जा रहे हो, कोई रिक्शा पे जा रहा है, कड़ी धूप पड़ रही है, आसमान में कोई बादल नहीं है, कोई छाया नहीं है, हवा चलती थी, हवा भी नहीं चलती थी। किसी पेड़ के नीचे आओ तो थोड़ी राहत होगी। तो वो स्थिति चल रही, वो स्थिति चल रही है। और ऐसा हो रहा है कि यार कहीं से पानी तो आए, पानी कैसे आएगा, पानी है ही नहीं। जलवाष्प तो सब वाष्पित हो गया, वाष्पित हो गया। वाष्प ऊपर जाकर संघनित होकर बादल तो बन सकता है, लेकिन वाष्प होना तो चाहिए, पानी होना तो चाहिए। तो ये वो स्थिति, ये वो स्थिति है। और इस स्थिति में क्या होगा, जब यहाँ पे बहुत लो होगा ना, तो यहां से हवा जाएगी और ये यहां पर क्या कर देगा, छोटा सा बारिश कर देगा। यहाँ पे क्या करेगा, बारिश। कहां से उठाया इसने पानी, अरब सागर से। यहां थोड़ी सी बारिश कर दी, कहां से उठाया, बंगाल की खाड़ी। यहां, अबे बारिश कहां से लाऊं, है ही नहीं। यहां पर क्या लाएगा, लू। धूल भरी आंधी। यहां पे और यहां पे अंतर क्या हो गया, उत्तर और दक्षिण में। दक्षिण में आपकी सागर से दूरी ज्यादा नहीं है, तो दक्षिण में जब निम्न दाब होता है तो सागर से आपको क्या मिल जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है। सागर से मॉइस्चर मिल जाता है, और आपकी हवा वैसे ही उठना चाह रही है।
उठकर वो क्या बनाएगी, बादल बनाती है, बादल बनाकर वो क्या करेगी, वर्षा कर देगी। तो यहाँ पे वर्षा हो जाएगी, यहाँ पे वर्षा होगी, इसको क्या कहते हैं, मैंगो शावर। आम के पकने में मदद करेगा। तो अब तो हम मानसून में, सोचिए अगर हम होते 15 जून तक, जो 15 जून तक, अब तो हम जुलाई में आ गए, जुलाई में जो अब आपके आम बिक रहे हैं बाहर, कौन से बिक रहे हैं, अब लंगड़ा और चौसा आ गए हैं। बट उससे पहले क्या बिक रहे थे, वो जो मैंगो शेक की दुकान पे बड़े बड़े थे, क्या थे वो, सफेदा। तो वो दक्षिण भारत से आते हैं, अल्फांसो दक्षिण भारत से आता है, मलिका दक्षिण भारत से आता है, दक्षिण भारत के आम है, तोतापरी, ये सब नीचे से आएंगे क्योंकि यहाँ पे पहले पक जाता है। और यहाँ पर वर्षा आने में समय लगेगा क्योंकि मानसून आने में समय लगेगा। और यहाँ पर भी वर्षा होती है, आपने कई बार देखा, अभी हम इसी मौसम से तो निकले, आपने देखा होगा अचानक सड़कों पर पेड़ गिरे हुए, अभी देखे थे पिछले 3 महीने में, बहुत तेज आंधी आई, इतनी तेज आंधी आई, पेड़ गिर गए सड़कों पर, जो है अभी जो आंधी आई थी हमने देखा लोगों की छत पे से वाटर टैंक गिर गए दिल्ली में, ये सारी चीजें हुई, खबरें बन गई। वो क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उबाल तो बहुत आ रहा है, जोश तो बहुत आ रहा है, पानी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म है, इसकी तुलना में ये ज्यादा गर्म है, तो बहुत ज्यादा संवहन हो रहा है, लेकिन संवहन में पानी नहीं है। तो पानी जैसे ही मिलेगा तो वो शाम को जो है बहुत तेज आंधी और तड़ित झंझा वाला तूफानी बादल बन के आएगा। वो पानी कहां से मिलता है, यमुना नदी से, किसी तालाब से, और कुछ नहीं तो हमारे मलमूत्र के नालों से वो पानी मिला, इंजन रेडी है, उसने शाम को गिराया, और यहां पर वो, लेकिन वो जो है भारी नुकसान पहुंचाती है, तो इसको क्या कहते हैं, काल बैसाख। ये जो इधर आती हैं ये वाली नुकसान देने वाली, यहां पर क्या होगा, लू, आंधी प्लस तूफानी बादल, क्यूमुलोनिम्बस होता है कि नहीं, तड़ित झंझावात। यहाँ की सूखी, यहाँ की क्या होती है, सूखी बारिश होगी और तेज तूफान के साथ आएंगे, यहाँ पे बेहतर आएगी। इधर इसे चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चेरी ब्लॉसम। तो ये जितना भी पानी आ रहा है बच्चों, ये जितना भी पानी आ रहा है, ये सारा पानी अगर मैं जोड़ दूं तो ये भारत की कुल वर्षा का 3 से 5% बनता है, जो आपको लिखवाया। और इसे क्या कहते हैं, मानसून पूर्व वर्षा। तो मैंने कोई जगह तो नहीं बताई, जैसे किसी का कोरोमंडल या ये वो, वर्षा होती है अलग अलग जगह पे होती है, कारण वही रहेगा। यहाँ पे उत्तर भारत में वो धूल भरी आंधी के रूप में ज्यादा रहेगा क्योंकि वहां पानी नहीं है, दक्षिण भारत में पानी मिलेगा तो मैंगो शावर, चेरी ब्लॉसम, ये सब आएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को। तो क्यों 3 से 5% बताया था, 3 से 5% कुल बारिश। अभी भी आपने देखा बहुत ज्यादा बारिश तो नहीं हुई ना, अगर आप मार्च से जून, ये तो हमारा खत्म हुआ है, जो छात्र मुझे सुन रहे हैं 3 से 5 में आपको लगता है कि मार्च से जून में भारत में बहुत बारिश हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है। लेकिन उसका अगर कुल योग मुझे देखना हो पूरी भारत की वर्षा से, तो 3 से 5 होता है, जिसको हमने यहां पर आपके लिए लिखा। ग्रीष्म ऋतु समझ में आ गई, जलवायु की दृष्टि से बता रहा हूं। और सोचिए हमने भारत को क्या कह दिया, मानसून, केवल मानसून से तो नहीं होगा, ठीक है। जब तक निम्न दाब का क्षेत्र रहेगा ITCZ वहां पर रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो गब्बर सिंह को भी क्लियर था, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांसें चलेंगी, है कि नहीं। वो उसके पैर चलना मतलब ITCZ। ये सारा ड्रामा कर कौन रहा है, ITCZ ही तो कर रहा है, वो निम्न दाब की पेटी। क्योंकि निम्न दाब एड्रेस किस चीज का है, जहां हवाएं आएंगी। तो जब तक भारत में निम्न दाब रहेगा हवाएं आएंगी। आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि पिछले 3-4 दिन में दिल्ली बहुत गर्म हो गई थी कि नहीं हो गई थी, तो वही निम्न दाब बना। तो कल रात को आई, परसों रात को बरसा, अभी फिर खत्म हो गया, धूप निकल आई है, 3 दिन और धूप कर दो फिर आएगा। अब क्या है, अब तो हमारे पास कच्चा माल पास में ही है, जैसी दिल्ली गर्म होगी आ जाएगा। बट इसमें बहुत दूर है वो, उसे आने में समय लगता है, तो वो कल चर्चा करेंगे। फिर से रिक्वेस्ट है, NCERT से भारत की जलवायु जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें केरल आएगा, रुचि शुक्ला इसी चिंता में, इसमें केरल आएगा। अरे पूरा तट बोला बिटिया, पूरा तट बोला है, चेरी ब्लॉसम भी बोला है, सब तो बोला। पहले थोड़ी देर पहले तुम कोरोमंडल की बात कर, तटीय क्षेत्र में ऐसी वर्षा होगी
और इस क्षेत्र में ये होगी, बट बहुत ज्यादा नहीं होगी। कुल मिला के कितना बनेगा? 3 से 5%। ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद।